नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग मसलों पे, अलग अलग लोगों से और अलग अलग मुद्दों पे, इसलिए क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं ऐसी आ रही हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और उसी में आज एक चर्चा कुछ और सियासत की हम ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने हम जा रहे हैं जो बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गई और पॉलिटिक्स में आने के बाद और सबसे बड़ी चीज़ की बातचीत, बोलने की कला में वो माहिर हैं और इस दम पे वो आज एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नाम है साधना भारती। साधना जी, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं कह रहा था कि बोलने की कला, देखिए सबकी अपनी कला होती है। बोलने की कला आपकी यहाँ तक, शायद 2-2.5 साल की उम्र में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था। हाँ। और एक छोटा सा मुझे बुकलेट याद है, जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी 10-1 साल पहले, तो आपने वो बुकलेट दिखाया था कि देखिए मैं तब से हूँ। ज़रा अपना जो सफ़र है राजनीति का, इसको बताइए। बहुत सारी बातें राजनीति से तो संबंधित करेंगे ही, लेकिन ज़रा अपने सफ़र को बताइए। 2.5 साल की उम्र की थी मैं, और सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण मैंने किया। घर में पूजा पाठ का माहौल रहता है, मैं जॉइंट फैमिली में पैदा हुई हूँ और दादाजी ज़्यादातर पूजा पाठ करते थे। और रहता है ना कि माता पिता से ज़्यादा लगाव दादा दादी का अपने पोता पोतियों से होता है, नातियों से होता है, तो वैसा ही रहा परिवेश परिवार का। और सनातन सभ्यता और संस्कृति के और कहीं ना कहीं हम ज़्यादा तेज़ी से, मतलब हम ज़्यादा उस चीज़ को मानते रहे हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करने वाले परिवार में मैं पैदा हुई। और दादाजी जब पूजा कर रहे थे तो एक दिन अचानक मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो दादाजी क्या के लिए उम्र तो रही होगी? मैं वही 2 साल की थी, 2.25 साल की रही होंगी मैं। और मेरे पिताजी उस टाइम सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और साथ में एक बिजनेसमैन थे, गारमेंट्स का काम कर रहे थे। तो पापा ज़्यादातर काम में व्यस्त रहते थे। मेरा बड़ा भाई था और उसके बाद मैं थी, और मेरा एक छोटा भाई है। और उसके बाद फिर जब मैंने गायत्री मंत्र, दादाजी को बड़ा अचंभा हुआ कि इससे बड़ा 4 साल बड़ा लड़का है, उसने वो भी साथ में ही खेलता कूदता है, उसने कभी इस तरीके का उच्चारण, मंत्रोच्चारण इतना क्लियर शब्दों में नहीं किया। तो मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने इस बात से संज्ञान में उस बात को लेकर आया, उनसे कहा कि इस तरीके की बात है, इसको गायत्री मंत्र बोल लेती है। तो मुझसे पापा ने कहा कि ठीक है बोलकर सुना, और मैंने सुना दिया। मतलब मेरे अंदर वो हिचक नहीं थी कि एक बच्चे में एक शाइनेस होती है, थोड़ा शर्माता है बच्चा किसी के सामने। तो खैर पिताजी थे तो मैंने सुना भी दिया। मेरे पिताजी ने फिर अपने मित्रों को बुलाया, उनमें से एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और आप नाम से भी परिचित हैं, कई बार मैं उनका जिक्र करती हूँ, दीपक चौरसिया जी। तो वो भी, मेरे घर उनका आना जाना बहुत था, तो वो भी बैठे हुए थे, तो उनके सामने भी मैंने सुना दिया। तो जब चर्चा हुई तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं ठीक है, गायत्री मंत्र सुना दिया, एक बच्चे की प्रतिभा है, ठीक है, लेकिन मैं महिमा मंडन नहीं करूंगा, क्योंकि लोग कहेंगे अरे अपनी बच्ची के ही बताइए महिमा मंडन कर रहे हैं, कि क्योंकि बेटियों को हम देवी कहते हैं, तो कल को लोग कहेंगे अपनी बेटी को देवी बनाना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, प्रतिभा है, उसको देखेंगे आगे कि पत्रकारिता में चली जाए, क्योंकि दीपक चाचा हमेशा साथ रहे, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई साधना को भी ठीक है, अच्छा बोलती है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मेरे पिताजी को पुश किया कि नहीं, ये प्रतिभा हर व्यक्ति में नहीं होती, और प्रतिभा इस दुनिया में ढेरों हैं, लेकिन प्रतिभा को उभारने उन लोगों की कमी है, इसलिए कई प्रतिभाएं दब जाती है, तुम उनमें से एक की गिनती में मत आओ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं आगे। और फिर मुझे मेरी माताजी कुछ चीज़ें पढ़ाती थी, क्योंकि मैं पढ़ तो सकती नहीं थी, तो मुझे कुछ चीज़ें बोलती थी। जब वो बोलती थी तो मैं उसको कैच करती थी और उसको एज इट इज़ लोगों को रिपीट कर देती थी, किसी के सामने भी। तो वो मेरा पहला क्लिप जो आप YouTube पर देखेंगे, 2.5 साल की उम्र में मैंने पहला एक अपना भाषण दिया था। तो मेरी माताजी ने मुझे एक कविता सुनाई थी कि लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों की कन्या बैठ ना पाई डोली में, कितनों ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में, कहां कहां तक मस्तक टेके आती शर्म बताने में, कितनों ने मकान बेचे अब तक अपने रहने के, एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत इस दहेज की अग्नि में जल जाएगा। तो ये मैं उस समय पे, मैंने 2.5 वर्ष की, आप सुनेंगे वो क्लिप तो मैं तोतलाकर बोल रही हूँ, आप बहुत क्लियर उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये थी वो कविता जो मुझे आज भी बहुत कंठस्थ है, वो मैंने बोली।
और उसके बाद लोगों का जो रुझान मेरे प्रति हुआ, कुछ लोगों ने देवी कहना शुरू कर दिया, कुछ ने कहा इन्हें आध्यात्मिकता की ओर ले जाओ। तो मेरा पूजा पाठ में तो था ही, तो मेरे पिताजी ने मुझे शास्त्रों का कुछ अध्ययन करना सिखाया, जैसे भगवत गीता का अध्ययन हुआ, फिर रामायण का अध्ययन मुझे कराया गया। तो मेरे पिताजी सुनाते थे और मैं उसको समझती थी कि क्या है कहानी। क्या उम्र रही होगी तब? मैं वही लगभग 3 साल की थी मैं, और 3.5 साल की उम्र में मैंने इंडियन वुमेन प्रेस क्लब है दिल्ली का, उसमें मैंने पहली प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स, कुछ पत्रकारों के द्वारा, जिन्होंने मेरी प्रतिभा का सम्मान किया, जिसमें रविंद्र कुमार जी एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मुख्य तौर पर थे। और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि नहीं, बेटी है और बेटी को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी पिताजी की कोई सगी बहन नहीं है, मतलब मेरी एक पीढ़ी में पिताजी के कोई लड़की नहीं थी, मैं एक मतलब पहली लड़की थी। तो उसके बाद इस तरह का परिवार बहुत खुश था। तो जब मैंने पहली प्रेस वार्ता संबोधित की, तो उस प्रेस वार्ता में मेरे पिताजी नाम लिखते हैं राजेश राजपूत, तो मैं भी लिखती थी। और मैं आपको बताऊं, मेरा नाम साधना नहीं था पहले, तो पहले मेरा नाम कुछ मम्मी ने सरिता रख दिया, किसी ने शोभना कहना शुरू कर दिया, तो ऐसे नाम रहा। तो मैंने कहीं सुना साधना नाम, तो मैंने अपने पापा को कहा मेरे को ये नाम बहुत पसंद आता है। तो पापा ने कहा कि कौन सा नाम पसंद आता है? मैंने कहा ये जो साधना नाम है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पापा ने कहा ठीक है, तो तुम्हारा नाम साधना ही रख देते, क्योंकि तुम्हारा सास है तो तुम्हारा नाम है। तो साधना नाम रख दिया। अब मैं राजपूत लिखती थी, अब राजपूत लिखती थी तो स्कूल कॉलेज में, मतलब स्कूल के अंदर जब एडमिशन कराया जाता है तो भी कि साधना राजपूत ही लिखेंगे, सरनेम मेरे पिताजी का ही मुझे मिला। लेकिन पत्रकारों से जब बातचीत हुई तो पत्रकारों ने खुद से उस प्रेस वार्ता में, जब मैं 3.5 वर्ष की थी, तो मुझे मेरे पिताजी बताते हैं, मुझे तो ठीक से ध्यान भी नहीं है, वही पूछने वाला था हाँ, कि मुझे ठीक से ध्यान नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा, पत्रकारों ने कहा भाई आप इसको क्यों एक जाति से जोड़ कर रख रहे हैं बच्ची को, राजपूत हटा दीजिए। और आप, तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हम लोधी राजपूत है, हम लोग राजपूत लिखते हैं, तो बेटी को वही नाम देंगे जो मैं सरनेम लगाता हूँ। तो कुछ जगह राजपूत, हमारे एटा की तरफ राजपूत लिखते हैं, तो कहा कि नहीं नहीं आप राजपूत मत जोड़िए, इनका नाम तो भारत से जोड़िए, तो भारत की बेटी है, तो इतना बड़ा प्रतिभा है इसमें, तो इसका नाम भारती कर दीजिए आप। तो वहां से मेरा नाम साधना भारती आया और वहीं से साधना भारती का टैग मुझे मिल गया। उसके बाद फिर एक ये हुआ कि मुझसे कहा गया, कांग्रेस के संपर्क में कैसे आए? वैसे ही वही बता रही हूँ। उसके बाद हुआ कि राजनीतिक साधना बहुत फायरी बोलती है, तो तब तक मैं सिर्फ आध्यात्मिक थोड़ा बहुत प्रवचन देती थी, कुछ जागरूकता की बातें करती थी। अब कहा कि भाई कैसे राजनीतिक अच्छा बोलती है तो किसी उससे जोड़े। तो मेरे पिताजी का रुझान बीजेपी की तरफ रहा, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे बीजेपी के, और उमा भारती जी से हमारे बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, बुआ कहते हैं मेरे पिताजी, मेरी दादी होती हैं वो, और मैं उनकी गोदी में खेली हूँ, सौभाग्य है मेरा। और उनसे थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन हमने देखा कि उस पार्टी में थोड़ा सामाजिक स्तर पर शोषण बहुत देखने को मिला, राजनीतिक शोषण जिसको हम कहेंगे कि वोट ले लीजिए और उसके बाद भूल जाइए, और समाज के नेताओं में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता था। तो मेरे पिताजी इस बात से नाराज रहे कि हम शोषण होने के लिए हम लोग नहीं पैदा हुए हैं, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति कही जाती है, तो हम तो क्रांति करेंगे। तो क्रांति जब आ गई अंदर तो काम धंधा छूट गया और क्रांति चढ़ गई, और फिर क्रांति के लिए निकल पड़े। तो एक जगह यही सब पत्रकार और वकील सब बैठे हुए थे और सबने चर्चा की साधना को इस बार चुनाव प्रचार में उतारेंगे। तो पिताजी ने कहा वो तो उतार देंगे, लेकिन साधना किसके लिए प्रचार करेगी? लेकिन मेरे पिताजी का ये बहुत अच्छी चीज थी, मुझसे पूछते थे, मतलब बिना मुझसे पूछे कोई काम, भले मैं छोटी थी, मुझसे पूछते तुमको करना है तो करो, जबरदस्ती नहीं है किसी भी चीज की। तो मुझसे पूछा कि तुम चुनाव प्रचार करोगी? तो मैंने कहा चुनाव प्रचार क्या होता है? तो उन्होंने कहा ये जो लोग विधायक सांसद बनते हैं ये बहुत सारी पार्टियां खड़ी करते हैं, एक जीतता है, तो उनमें जब एक जीतेगा तो तुम्हें उसके लिए कहना है कि भाई इसको वोट दो, जिताओ। तो मैंने कहा मैं क्यों कहूंगी किसी के लिए इसको जिताओ, उन्होंने मुझे क्या दिया है? मतलब मैं बच्ची थी तो बच्चों की तरह रिएक्ट करती थी। उम्र रही होगी? तो मैं 4.5 साल की थी, और 4.5 साल की उम्र में मुझे ये कहा कि भाई आपको प्रचार करना है। तो मैंने कहा, फिर पापा ने कहा नहीं तुमको, तुम चॉकलेट कहोगी तो तुमको चॉकलेट मिलेगी, जो तुम कहोगी तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें प्रचार करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर एक था उस टाइम पे, नेता बेईमान होते हैं, हमने बचपन से सुना कि ईमानदार तो कोई नेता होता नहीं, नेता तो बेईमान होते हैं, तो बेईमानी का टैग नेताओं के सर पे शुरू से रहा। तो मैं भी वही बोलती थी। मैंने कहा लेकिन पापा नेता तो बेईमान होते हैं ना, तो मैं उनके लिए क्यों बोलूंगी, फिर मैं उनसे चॉकलेट क्यों लूंगी? तो मेरे पिताजी ने कहा नेता बेटा बेईमान तो होते हैं। अब पापा ने कहा अब इसकी इस बात का जवाब कैसे दिया जाए? तो सब बैठे थे, तो मैंने बोला अच्छा तो इन दोनों में से कम बेईमान कौन सा है? तो मेरे पिताजी हंसने लगे कि कम बेईमान। तो पापा ने कहा ठीक है, जो प्रत्याशी खड़े होंगे उसमें से कमेटी बनेगी जो चयन करेगी कि इनमें से कम बेईमान कौन सा है। जो कम बेईमान होगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े या भाजपा से, इससे कोई उनका राब्ता नहीं रहेगा। तो हमने कहा ठीक है।
अब चुनाव प्रचार शुरू किया। बहुत सारे नेता थे, जिसमें हर्षवर्धन जी रहे, जिनका मैंने प्रचार किया, जिसमें कांग्रेस के रहे प्रत्याशी, उनका प्रचार किया, निर्दलीय भी थे, उनका भी प्रचार किया। और प्रचार करते करते मैं टकराई आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से और ऑस्कर फर्नांडिस जी। और मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी को, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, तो जिन्होंने मुझे पार्टी में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे पूछा कि तुम तो हमारी पार्टी में आ जाओ। तो मैं बच्ची ही थी, और मैं बहुत, एक बच्चा होता है ना जो किसी से शर्माता नहीं है, उस तरह की बच्ची रही हूँ। और बहुत मतलब कह लीजिए आप बड़े शैतान टाइप की बच्ची थी, बहुत हर वक्त शैतानी करना और सब। तो मैंने जब दिग्विजय सिंह जी से पूछा तो मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और इस तरह से, अब मुझे नहीं पता उनसे मेरी क्या बातचीत हुई, मुझे सिर्फ इतनी बात हल्की सी याद है कि मैंने उनसे ये पूछा था कि आपकी पार्टी में सबसे बड़ा कौन है, आप सबसे बड़े हैं क्या? तो कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा तो नहीं हूँ, मुझसे बड़े और भी हैं। तो मैंने कहा तो फिर आपकी पार्टी कैसे हुई? कह रहे नहीं, जो पार्टी में होता है सबकी पार्टी होती है, तो पार्टी में सबसे बड़ा नहीं हूँ मैं, सबसे बड़े और भी लोग हैं। तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा है ना, आप पार्टी में उनसे मिलवाइए। तो उन्होंने कहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से देखते हैं मिलवा के। तो ये चीज़ें आगे चलती रहीं और समय थोड़ा बीत गया। फिर ऑस्कर फर्नांडिस जी से उस बीच में और बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा तुम मिले नहीं। तो मेरे पिताजी से और मेरे चाचाओं से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कांग्रेस के संबंधित हमारा दिमाग जाता नहीं है और देखते हैं अब, लेकिन भाजपा से अब मोह तो हट गया है जिस तरीके का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं अब आगे कैसे क्या करना है। तो अब शुरुआत हुई तो दिग्विजय सिंह जी ने AICC मुझे आमंत्रित किया। मुझे ध्यान है, मुझे चॉकलेट खाने के लिए 500 रुपये उन्होंने दिए और कहा तुम इसकी चॉकलेट खा लेना, और मुझे दादाजी कहा करो, मैं दादाजी हूँ और मैं उन्हें दादाजी बोलती हूँ। और उसके बाद ऑस्कर फर्नांडिस जी ने भी बड़ा स्नेह किया और मुझे सोनिया गांधी जी से समय दिलवाया। 15 मिनट का समय मुझे मिला था, दिन था 25 अक्टूबर 2003। अब जब समय मिल गया तो समय के साथ, उस समय तक जब 2003 तक मैं आध्यात्मिक प्रवचन कर चुकी थी। मैं श्रीमद् भागवत कथा मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानती हूँ। मैंने पीताम्बर धारण किया, मैंने सन्यास नहीं लिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कोई सन्यास बोझ नहीं होता, क्योंकि जितने हमारे ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ थे। तो गृहस्थी सबसे, मुझे लगता है सबसे बड़ी तपस्या तो गृहस्थ रहकर सुखी रहने में है। अकेले रहकर तो मुझे लगता है हर कोई सुखी हो जाएगा, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहें और सुखी रहें और संयमता के साथ मर्यादित होकर रहें, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी तपस्या होती है। और मैंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हमारी अमर शहीद, हम उन्हें पूजते हैं और वो तो शहीद है तो सबकी बेटी हैं, तो उनसे एक लिया कि पीताम्बर धारण करना है। उन्होंने विवाह से पूर्व भी पीताम्बर पहना, विवाह के बाद भी पीताम्बर पहना और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी। तो उनको मैं अपना एक आइडल मानती थी। मेरे पिताजी को प्रथम गुरु कहती हूँ और कृष्ण भगवान को मैं द्वितीय गुरु कहती हूँ, क्योंकि खुद कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो मुझे तो गोविंद से मिलवाने वाले मेरे गुरु पिताजी हैं, तो मैंने पहले गुरु अपने पिताजी को माना, और वैसे भी माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो मैंने पीताम्बर धारण किया। मेरे पिताजी का ये प्रश्न था उस टाइम पे, मैं थोड़ी सी समझदार थी, कि तुम्हें संन्यास नहीं लेना है तो जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने कहा मैं संन्यास लेना नहीं चाहती, मैं पीताम्बर धारण करूंगी और सामाजिक कार्यों में सकारात्मक संकल्प होना चाहिए। जरूरी नहीं आप संन्यास लें और उस संन्यास में आप रह नहीं पाए और किसी तरीके की विवाद की स्थिति, उससे अच्छा है कि हम संन्यास ना ले, दृढ़ संकल्पित होकर पॉजिटिव काम करें। तो मैंने पीताम्बर धारण किया हुआ था। अब जब मैं 25 अक्टूबर 2003 को मिलने के लिए गई तो मेरे पास एक बहुत बड़ा बायोडाटा आ चुका था। मतलब मैं छोटी सी उम्र से काम कर रही थी और मैं 9 साल की थी जब मिली, और 9 साल की उम्र तक मेरे पास इतना सब कुछ था बताने के लिए। तो पहले तो मुझे आदरणीय सोनिया जी ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कितनी छोटी सी बच्ची, तुम क्या करना चाहते हो, बच्ची क्या बोलेगी। तो कहा कि तुम हमारे लिए बात रखोगी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे मिलजुल के बात, क्योंकि मैं प्रवचन करती हूँ तो मैं भागवत कथा पे नहीं, मैं मानवता विश्व शांति पर प्रवचन किया करती थी। तो मैंने कृष्ण भगवान को गुरु माना। तो उसको ना आजकल क्या है, धर्म को धंधा बनाने लगे हैं लोग, एक दुकान खोल ली है कि आप प्रवचन करें, इतना पैसा ले, एक अमाउंट है। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग कर रहे हैं करें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको ठीक नहीं मानती। और मुझे ऐसा लगा कि भागवत पढ़ने के लिए उसको पढ़ो, उसका प्रचार प्रसार हम करते हैं, लेकिन उसको मैंने वैसा नहीं बनाया कि मैं उसी पर प्रवचन करूंगी, 7 दिन करूंगी। मुझे समय नहीं मिलता था, पढ़ाई कर रही थी, रेगुलर KV में पढ़ी हूँ मैं, और रेगुलर कॉलेज किया है, जर्नलिज्म मास कॉम किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, मेरे पिताजी कहते थे इसकी तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, 7-7 दिन प्रवचन कराएंगे। तो पापा ने कहा मुझे ये वाला तमका नहीं लेना कि बच्ची को वो बना दिया सन्यासी और भाषण प्रवचन कराए और पैसा कमाया होगा खूब, लोग तो बोलेंगे महिमा मंडित कर रहा है अपनी बेटी को और इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए पैसा कमाते होंगे, इसीलिए, और पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा दी लड़की की। तो पापा ने कहा ये मैं तोहमत अपने सर पे नहीं, मेरी बेटी जो चाहती है वो करे, वो पढ़ाई में जो चाहती है वो करेगी। तो मैं रेगुलर पढ़ी। अब सोनिया जी के सामने जब बैठी थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ये इस तरह से आध्यात्मिक बोलती है, सामाजिक कार्यकर्ता है,
5 साल की उम्र में मैंने गिरफ्तारी दी थी 1999 13 अगस्त को। किसानों के साथ गिरफ्तारी देनी थी, अब किसान सब गिरफ्तारी देने के लिए गए, तो 5 साल की बच्ची है, इसका क्या करेंगे? तो पुलिस वालों ने कहा आप इसको भी अंदर ले जाए, हमें भी इनका भाषण सुनना है, तो हम थाने में भाषण करवाएंगे। तो फिर वहां भाषण हुआ थाने के अंदर, और मैंने भाषण दिया, तो गिरफ्तारी में मेरा भी नाम था उसमें। तो 5 साल की उम्र में मैंने गिरफ्तारी दी, किसानों आलू निर्यात से पाबंदी हटाओ, अटल सरकार उस समय थी तब। तो उस टाइम पे तो ये एक लंबा बायोडेटा लेके जब मैं पहुंची मैडम के सामने, मैं एक चीज का बहुत सम्मान करती हूँ कि कहते हैं ना कि जब किसी से सीखा जाए, आप चींटी से भी सीख सकते हैं, छोटी सी। बिल्कुल। तो कोई उम्र, मुझे लगता है एक हमारे शास्त्रों ने बताया, भागवत में कहा गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में भी बड़ा होता है, मगर जो ज्ञान में बड़ा है वही हमारे संसार में, उसको हम सबसे बड़ा मानते हैं। तो उन्होंने शायद इस चीज को फॉलो किया, और उन्होंने मेरा सम्मान एक बच्चे की तरह, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया, मुझसे ऐसे बात की कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। और उन्होंने कहा मेरे पापा को कि आप मत बोलिए, साधना से बात करूंगी मैं कि ये क्या चाहती है। तो उससे कहा अच्छा तुम बोलती क्या हो वो मुझे सुनाओ। अब 15 मिनट का तो अपॉइंटमेंट था, उनकी लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, और मैंने बोलना शुरू किया। पापा ने, अच्छा मैं ये था कि मैं बिना पापा को देखे, बच्चा कुछ करता ही नहीं, तो मैंने पापा से पूछा, तो पापा ने कहा बोलो शुरू करो। तो मैंने फिर सुनाना कुछ शुरू किया, कुछ आध्यात्मिक, कुछ मानवता को लेकर, और उसको जोड़कर कुछ उन्हें सुनाया। मैंने बोलना शुरू किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट हो गए, और मैडम ने रोका नहीं मुझे। मैं बोलती रही और सुनती रही। मेरे पिताजी ने खुद ही कहा गुड़िया आप बैठ जाओ, मेरे गुड़िया बोलते हैं घर में, तो कि गुड़िया बैठ जाओ अब हो गया। तो मैडम ने कहा ये हमारी स्टार प्रचारक है। तो पापा उस समय दूसरी पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय सचिव थे मेरे पिताजी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत घनिष्ठता हमारी रही, हमने उनसे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 4 रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी कराया था। तो उनसे हमारे पारिवारिक भी संबंध थे, रामविलास पासवान जी से। सामाजिक न्याय के लिए हम उनके साथ लड़ाई भी लड़ते रहे, उनके साथ मिलकर। तो अब जब मेरे पिताजी ने ये पूछा कि भाई ये तो आ जाएगी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मैं तो अलायंस में हूँ, मतलब लोक जनशक्ति में हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो पापा से बोला सोनिया जी ने, अरे वो तो अलाय हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पापा ने कहा लेकिन ये तो 9 साल की, इसको मैं अकेले कैसे भेजूंगा कहीं, ये तो साथ में जाती है। तो फिर सोचा, और फिर मैम ने कहा कि, मैडम ने कहा आप अगर कांग्रेस में आना चाहें तो, अगर आपकी विचारधारा मिलती हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा तो मिलती है, लेकिन मेरी बेटी शायद मुझसे ज़्यादा समाज को और देश को दे सकती है, तो मैं उसके लिए करूँगा ये। और मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्होंने भी काम शुरू किया। वो एटा में काम लगातार कर रहे थे, उनकी कर्मभूमि रही। अच्छा, उन्हें एटा लोकसभा से टिकट भी मिला, कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन वो बात की बात है कि वो टिकट फिर कटा, और क्योंकि मुझे स्टार प्रचारक बना दिया था, मैडम की स्टार प्रचारक बन के 2004 में मैं गई, और 3 अप्रैल 2004 को मेरी प्रेस वार्ता AICC के हेडक्वार्टर में कराई गई। मैं 10 साल की हुई थी जनवरी में, और मैं 2004 में बिल्कुल, मेरे लिए प्रेस वार्ता तत्कालीन प्रवक्ता थे, आप जानते होंगे आनंद शर्मा जी। तो आदरणीय आनंद शर्मा जी उस प्रेस वार्ता को हेड कर रहे थे, और उन्होंने मेरे लिए बोला कि ये हमारी स्टार प्रचारक है। तब तक मैं थोड़ा मीडिया से डरती थी, मतलब संवाद करने में मुझे ऐसा लगता था पत्रकार है और ये तो सच ही बोलते हैं। मतलब पत्रकार मेरे दिमाग में एक ऐसी छवि थी जो ईमानदारी के चरम पर थी, एक पीक पर अगर कोई है देश में ईमानदारी पे तो वो पत्रकार है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री आप मुख्यमंत्री। वो वक्त भी था, वो था। तो जी, तो मैं उस समय पत्रकारों से बड़ा कि ये अगर कुछ पूछेंगे तो ये फिर मैं जवाब कैसे दूंगी। लेकिन 2004 में कहते हैं एक समय आता है टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ के, और वो था। और मैंने उस दिन पहली बार पत्रकारों को सटीकता से जवाब देना शुरू किया। और एक पत्रकार ने मुझसे पीछे से पूछा कि आपकी तो हमने वो देखी है फोटो, तस्वीरें हमने देखी हैं कि आप तो उमा भारती जी के साथ मंच पर बैठी हैं, आज आप कांग्रेसी हो गई। और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 10 साल की बच्ची हूँ। बच्चे को कभी नहीं लगता कि मैं बच्चा हूँ, बच्चे को लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो मुझे लगा अरे मेरे तो मतलब ईमानदारी पर प्रश्न उठा दिया भाई। तो मैंने कहा आप ना बहुत झूठे हो, लेकिन आप पहले पत्रकार हो जो झूठ बोलते हैं। ये कोई आपको नहीं पता कि झूठ बोलना पाप होता है, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और सब अचानक हंसने लगे हॉल में। और मैंने कहा उनसे कि उमा भारती जी तो मेरी दादी है, वो तो मेरे ही घर परिवार की हैं, समाज की हैं। अब मेरे समाज का कार्यक्रम है, आपके घर में शादी होगी तो जिससे आप बात नहीं करते तो क्या वो शादी में आएगा तो आप नहीं जाओगे? तो मैंने कहा ऐसी मैं भी, मेरे को भी मंच पे बुलाया था, मैं भी गई, और वो आए थे तो वो भी आई वहां पर, तो हम साथ में बैठे थे तो फोटो नहीं आ सकती। तो आप तो गलत बात करो, हम एक ही समाज के हैं। तो वो चुप हो गया, और उसने कहा मैंने ऐसा जवाब मतलब सोचा नहीं था, और ऐसा जवाब मुझे सामने से मिल गया। वो पत्रकार बड़े किसी अखबार के पत्रकार थे, मुझे याद नहीं है, और वो घर मिलने आए फिर बाद में कि मैं वही हूँ जिसको आपने डांटा था। तो मैंने कहा मैं डांटा नहीं था। कह रहे नहीं आपने डांटा ही था, और बच्ची से डांट खा के अच्छा लगता है, परेशानी नहीं है। और
ऐसे ही सफ़र चालू हो गया और मैं स्टार प्रचारक बनी। मैंने पहला रायबरेली में आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए, अमेठी में राहुल गांधी जी के लिए प्रचार किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ पदयात्रा की, और वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी पदयात्रा में कि तुम इतना लंबा चलोगी। मैंने 300 लोगों की सभाएं देखी हैं अमेठी के अंदर। राहुल गांधी जी एक बड़े नेतृत्व के रूप में आज उभर रहे हैं, और मैंने उनको 2004 जब वो पहला चुनाव लड़े, मैं तब से उन्हें देख रही हूँ। बच्ची थी और मैं मेरे कंधे पे हाथ रखते थे और मेरा सर दबा देते थे और मुझसे पूछते थे तुम ठीक हो, और मुझे टॉफी चॉकलेट कभी भी देनी है तो, और फिर पूरा बोल रखा था कि साधना का ध्यान रखा जाए। हाँ, राहुल गांधी जी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, एक बेटी की तरह इतना स्नेह किया कि मुझे ऐसा लगा कि पिता तुल्य है, और बहुत सम्मान मुझे देने का काम उन्होंने किया। आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी पूरा हाथ रहा और हमेशा ये कहा कि साधना रायबरेली अमेठी में किसी तरह की तकलीफ ना हो, बच्ची है और उसका एग्जाम है, पढ़ाई है, तो उसको बिल्कुल नहीं रोकना, बिल्कुल उसको फ्री हैंड करो। और प्रियंका गांधी जी ने मुख्य तौर पर मेरे पापा को बुलाकर वो लिटरली उन्हें बोलती थी कि बिल्कुल पढ़ाई में अड़चन नहीं आने देंगे आप, और कोई ज़रूरत होगी पढ़ाई के लिए तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि मैं किसान परिवार की रही हूँ, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं। मेरे पिताजी ने गारमेंट का एक बिजनेस छोटा सा दिल्ली में शुरू किया था, जो राजनीति के कारण, मैंने बताया ना, क्रांति आई तो वो पस्त हो गया, और उसके बाद से चला जैसे भी। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कभी इस चीज़ का, उन्होंने कहा कैसा भी अभाव हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपको इसको समझाने के लिए कभी ज़रूरत पड़े, मेरी बिल्कुल आप प्रिया आप आइए। और बिल्कुल मुझे लगता है एक इतना बड़ा परिवार, जो कि जिसके देश के प्रधानमंत्री जिस परिवार से रहे हों, जो एक सम्मानित परिवार है, जिन्होंने शहादतें परिवार ने देखी हों और देश के लिए दी हों, और जो धर्मनिरपेक्षता के मंत्र को लेकर तब से चले और अब तक चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके नाम के आगे क्या, उनके नाम को टैबू बना दिया गया। जो पप्पू नाम था, उसको एक, मेरे पिताजी का जो निकनेम है वो पप्पू था, क्योंकि गांव में लोग रखते थे नाम। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तो बबलू, डब्लू, पप्पू, हाँ, ये तो नाम थे घर में प्यार से, मतलब हम सबको गुड़िया, हाँ, हम एकदम प्यार से जिसको कहते थे वो ये नाम थे। इसको टैबू बना दिया, और उसको आपने किसी के नाम को, तो कितनों के नाम पप्पू रहे होंगे, कितनों ने इस चीज का वो झेला होगा। आपने एक नाम को गलत कर दिया, आपने एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खोया, शरीर के दादी को खोया, जिनका शरीर तक पूरा समेटने को नहीं मिला, आप उस परिवार पर आप लांछन लगा रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने, मुझे लगता है उनके पास किस चीज की कमी है आप बताइए। प्रधानमंत्री के परिवार से लोग रहते हैं, सब कुछ है उनके पास। आप वो राजनीति, लोग कहते हैं राजनीति के लिए नहीं बने, अरे वो नहीं करेंगे राजनीति तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन देश के अंदर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, देश में सांप्रदायिक शक्तियां हावी ना हो जाएं, देश में तोड़ने वाले लोग हावी ना हो जाए, इसीलिए वो राजनीति में है। और उस टाइम से मैंने उन्हें देखा है, जब उन्होंने शुरुआत की, मैंने उनमें कई बदलाव देखे हैं। आप मानेंगे कि वो जब पहले बोलते थे बहुत सौम्य थे, आज मुझे लगता है वो एकदम निडर होकर और एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और सामने आकर दहाड़ते हैं। लेकिन उस टाइम सौम्यता जरूर थी, लेकिन समझदारी उतनी ही थी। कई बार क्या होता है, जब हम आते हैं तो हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते अपनी बात को ठीक से, और मुझे लगता है वो, हम तो उस परिवार में, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, हम गली में निकल गए, स्कूल चले गए, हम फ्री लाइफ जिए हमने। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें जब उनकी दादी की शहादत होती है तो उन्हें घर में बंद कर दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है अब आप बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अब जान को खतरा है। जान को खतरा लेने के बावजूद भी, उन्हें पता है कि हमारी जान को खतरा है, उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ पूरी की, उसके बाद देश को समय दिया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का एक, मुझे लगता है एक बड़ा ही उदाहरण है अच्छा, जो हमारे समक्ष है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उस परिवार के बहुत निकट मैं रही हूँ, और उन्होंने सम्मान दिया। जब तक मैं 18 की नहीं हुई, मैं उनकी स्टार प्रचारक बन के थी। मुझे अमेठी में मायावती जी के बड़े कोई खास कहे जाते थे, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, और उनकी पार्टी में थे, और उन्होंने केस कर दिया अचानक अमेठी में प्रचार करते हुए, और ये प्रश्न उठा दिया, बाल मजदूरी करा रही है कांग्रेस पार्टी। मुझसे प्रेस वार्ता कराई गई और मुझसे कहा कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, जवाब तुम्हें ही देना है, तुमको लगता है क्या है बाल मजदूरी, क्या है तुम समझो। तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि बाल मजदूरी क्या होता है, क्योंकि मैं ठीक से नहीं उस चीज़ को समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा सच में मैं तो बाल मजदूरी है, ये तो जब मैं इनके लिए प्रचार कर रही हूँ या कुछ भी तो बाल मजदूरी है। तो पहले मुझे ऐसा लगा, और फिर मैंने पूछा बाल मजदूरी क्या। पापा ने कहा बाल मतलब बच्चा, और मजदूरी मतलब किसी को कुछ काम करके पैसा लिया गया, मजदूरी उसे ही कहते हैं ना, आपने मजदूरी की, आपको दिहाड़ी मिल गई, महीने का पैसा, मजदूरी है। तो मैंने कहा कि मैं बाल तो ज़रूर, बच्ची हूँ मैं, लेकिन मजदूरी तो नहीं लेती मैं। तो मैंने प्रेस वार्ता में कहा, मैंने कहा आप ये केस वेस करने से पहले सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को दी गई है, और मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी बात रख रही हूँ। मेरे को पार्टी 1 रुपया नहीं देती, और मैं पार्टी से कोई मजदूरी नहीं करती। उस टाइम लिटिल चैंप एक शो आता था जो बच्चे गाना गाते थे। मैंने कहा वो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं अपना,
गाना गवाते हैं उनके माँ बाप क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है शो का। मैंने कहा मेरे पिताजी डमरू लेके नहीं घूम रहे, कोई मदारी नहीं है। मैंने एक विचारधारा को पकड़ा है, मैं उसके लिए पैसा नहीं ले रही, अपनी बात को पोर्ट्रे करती हूँ। और मैं क्लास में पढ़ रही हूँ, शायद मैं 6th क्लास में रही होंगी शायद उस वक्त। तो मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ मैं, और मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ। आप मेरे स्कूल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मैं पढ़ने में कैसी हूँ। मैं रेगुलर स्कूल में मेरी अटेंडेंस कितनी है, कभी 60-75% से कम होगी तो आप मुझे बताइएगा। तो मैं मजदूरी नहीं ले रही हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन कर रही हूँ, और वो अधिकार है मेरे। आप मेरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आप पर उल्टा केस कर दूंगी कि आप अधिकारों का हनन कर रहे हैं। नहीं तो आप बताएं बाल मजदूरी का क्या आपके पास, तो कुछ नहीं हुआ उसमें आगे, और माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। और फिर ये सब चीज़ें इस तरह चलती रहीं। और फिर मैंने गुजरात में प्रचार किया, मोदी जी के खिलाफ मैंने प्रचार किया। और कौन सा साल था ये साल मेरे ख्याल से ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब प्रधानमंत्री हो उसी वर्ष की बात है, जब 2013 की बात जी 2013 की बात है। प्रधानमंत्री पद के लिए इनकी घोषणा हो गई थी। तो उससे पूर्व ही जो चुनाव रहा होगा गुजरात का, छोटी थी मैं, उसी वक्त की बात है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पीएम कैंडिडेट चुन लिया था जी। और ये उस टाइम मुख्यमंत्री बनने वाले थे। मैं मुख्यमंत्री का चुनाव जब चल रहा था, ये मुख्यमंत्री बन रहे थे और गुजरात में, और गुजरात के मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। अच्छा। जी, और गुजरात के विधानसभा चुनाव में मैं गई, और क्योंकि मैं गुजरात के हर चुनाव में लगभग रही हूँ इसलिए मुझे ठीक से वो साल याद नहीं है, लेकिन वो साल ऐसा था कि मोदी जी के खिलाफ प्रचार करना गुजरात के अंदर, अभी मुझे नहीं पता स्थिति क्या है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, अब तो देश भर में लोग मोदी जी के खिलाफ हैं, और गुजरात के लोग भी मुझे लगता है बहुत पक्ष में नहीं होंगे जो उनकी नीतियां और रणनीतियां चल रही हैं उन्हें देखकर। लेकिन उस टाइम मोदी जी के लिए बड़ा पॉजिटिव था उस टाइम पे लोगों के दिमाग में, उनके खिलाफ आप सभा ही नहीं कर सकते थे, मतलब लोग एकत्रित नहीं होते थे वहाँ पर, ऐसा था माहौल मोदी जी की खुद की उसमें। और मैं जब गई तो एक माइक लगा हुआ था मंच पर, 10-20 लोग बैठे हुए थे और कुछ कार्यकर्तागण थे। मैं उन कार्यकर्ताओं को आज भी साधुवाद देती हूँ कि वो मजबूती से खड़े रहे वहाँ, और हमने चुनाव डराया धमकाया जाता था, बिल्कुल इतना दबिश में रखा जाता था, कार्यकर्ता निकल ही नहीं सकते थे कांग्रेस के। आपने कांग्रेस का झंडा ले लिया तो आप तो मतलब ऐसे हो गए कि हाँ, आप बिल्कुल जैसे आज किसी पर भी देशद्रोही का तमका लगा देते हैं, बस वैसा ही तमका था मान लीजिए आप। तो उस तरीके का इतना मुश्किल समय में भी कांग्रेस पार्टी के उस मंच पर मैं गई, और आप मानेंगे नहीं, सामने मोदी जी की सभा हो रही थी, मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, बड़ी स्क्रीन्स लगती थी उस टाइम बाहर कार्यक्रम के देखने के लिए। उनके कार्यक्रम की भीड़ खिंच के मेरे कार्यक्रम की तरफ आई, और मेरे कार्यक्रम में खचाखच भीड़ हो गई बढ़िया। तो वहाँ से लोगों को और पता लगा, पार्टी ने भी बड़ा मुझे सराहा कि नहीं, साधना भारती की आवाज़ जो है कि आवाज़ की लौ को लावा बनाने की ताकत साधना भारती में है। और मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रेस किया उसके लिए। आदरणीय अहमद पटेल जी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने अगले दिन सोनिया गांधी जी की रैली थी और मुझे कहा कि आप आइए। और लोकसभा चुनाव में मैं गुजरात गई, तब भी रैलियाँ हुई, तब भी मैं गई। और मैंने सबसे बड़ा सम्मान ये कि सोनिया गांधी जी जिस पोडियम से भाषण देती हैं, मैंने रायबरेली में भी उसी पोडियम से भाषण दिया, कुर्सी पे खड़े होकर, कुर्सी लगा दी जाती थी मेरे लिए। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा 2004 का। और 2004 से 2013 तक मेरी पार्टी का बदलाव उस तरीके का मेरे प्रति कुछ नहीं रहा, सकारात्मक स्नेह वही बरकरार रहा। आदरणीय अहमद पटेल जी हूँ, आदरणीय आनंद शर्मा जी, आदरणीय स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, स्वर्गीय अहमद पटेल जी, आदरणीय जयराम रमेश जी हो गए, और ऑस्कर फर्नांडिस जी विशेष तौर पे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, कांतिलाल भूरिया जी। और सबसे बड़ा मुझे याद आता है, अगर मुझे किसी व्यक्ति के जाने का व्यक्तिगत तौर पे एक दुख है तो वो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। उन्होंने इतना स्नेह किया, और वो एक बच्ची के तौर पे स्नेह करने के साथ साथ मेरी प्रतिभा का सम्मान करते थे। और उनसे कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया गुजरात में ही, कि गुजरात या महाराष्ट्र की बात है, प्रेस वार्ता में थे और मैं पीछे खड़ी हुई थी, उन्हें नहीं पता था मैं पीछे, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, और हाँ उस टाइम पे। और उनसे किसी ने पूछा, भैया आप तो बच्चों को ले आए हैं प्रचार में, 15-16 साल के बच्चे हैं, 14-15 साल के, आप उनको लेकर आए हैं, तो क्यों प्रचार करा रहे हैं आप उनसे? तो अर्जुन सिंह जी ने कहा, आप साधना भारती की बात कर रहे हैं क्या? तो पत्रकार ने कहा, आप तो बिल्कुल सटीकता से नाम आपने ले दिया, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, एक तो साधना ना कोई ऐसा नहीं है जिन्हें हम पैसा देते हैं, उन्होंने वही बात कही कि वो मजदूरी नहीं लेती हमसे, वो हमारी पार्टी की कार्यकर्ता है, स्टार प्रचारक है, सम्मान कीजिए, और वो प्रतिभाशाली है, और प्रतिभा का सम्मान करना सीखिए, आप पत्रकार हैं आप। और कहा कि अच्छा आपने वो बताइए, ने साधना के बारे में क्यों पूछा? तो कहा वो पीछे खड़ी है साधना।
तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसे ही नहीं माइक भी ऑन थे सब थे, ऐसे ही निडरता से काम करना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम सही रास्ते पर हैं तो अड़चने आएंगी, लेकिन हम अपने मुकाम तक एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। धीरे चलती है कई बार लाइन, लेकिन चलती जरूर है। तो इतने स्वर्गीय जमुना देवी जी, स्वर्गीय सुभाष यादव जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी और स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, स्वर्गीय अहमद पटेल जी आज ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का कोई चला गया। और ये जो लोग थे इनके बीच में पली बड़ी हूँ, खेली हूँ मैं, और आज ये लोग, इनसे मुझे लगता है मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो इनको सिर्फ फोटो और तस्वीरों में देख पाते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने इन सबके साथ काम किया है, इनको देखा है काम करते हुए। और अर्जुन सिंह जी की एक आदत थी, जब भी चुनाव हो जाता था मुझे जरूर बुलाते थे अपने आवास पे और एक सवाल पूछते थे, कहते थे बस उस सवाल का ना सही जवाब देना, तुमने सवाल जवाब सही दिया तो तुम ये समझो कि मैं चॉकलेट ही खाती थी और मैं चॉकलेट बहुत पसंद करती हूँ आज भी, तो कि तुम्हें चॉकलेट का डब्बा मिलेगा, और तुमने नहीं जवाब दिया ना तो तुम भूल जाना और तुम फिर पढ़ना शुरू करना, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन आप कहिए कि माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद रहा कि मैंने उनके कभी सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। उन्होंने कई बार पूछा हम चुनाव जीते तो जीते क्यों और हारे तो हारे क्यों, सवाल बस यही रहता था। तो कभी तो मैं प्रिपेयर होके गई नहीं, क्योंकि अचानक बुलाया उन्होंने हमेशा और अचानक ये सवाल पूछ लिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने हमेशा सटीकता से जवाब दिया, हार का जवाब भी सही दिया जो सही कारण होते थे। ऐसा नहीं है कि पार्टी में द्वंद्व हमेशा चलते हैं, वो तो है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी में हर वक्त अच्छा चलेगा, हर वक्त हर किसी के साथ अच्छा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा आज कुर्सी नहीं मिल रही, तो फिर दूसरी पार्टी में फोन लगाते हैं, भैया कुर्सी खाली है क्या, तो हमें ये इतनी बड़ी कुर्सी है या उतनी बड़ी दे दोगे तो आ जाएंगे, नहीं तो उससे भी बड़ी दे दोगे तो कोई बात ही नहीं है, हम इनको गाली देने लगेंगे आज अच्छा बोल रहे हैं। तो ये जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा इन पर इतनी हावी हो जाती है, जो पार्टी छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है वैचारिक तौर पर अगर आपका कोई द्वंद्व है तो आप पार्टी के अंदर बात कीजिए, अंदर नहीं सुनी जाए तब आप बाहर बात करें, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए बात करें कि उसका कोई निराकरण निकल जाए। लेकिन पार्टी अदल बदल करना पहली चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैंने हमेशा हार का जवाब भी ठीक दिया और जीत का जवाब भी ठीक दिया, और हमेशा मैं चॉकलेट का डब्बा लेके ही निकली हूँ वहाँ से। ये बताइए कि तब के दौर और अभी के दौर में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नज़र आता है? अब ये दौर जो है ये राहुल गांधी का दौर है, इस दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो अध्यक्ष हैं पार्टी के, इस दौर उस दौर में क्या फ़र्क? देखिए, दौर बदल ज़रूर गया है, नेताओं से ज़्यादा मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो तबका जिसको नहीं बदलना था वो बदला। मैं पार्टी की ज़रूर बात करूंगी, पार्टी के अंदर मुझे मालूम है कि बदल रही हैं चीज़ें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मजबूती से खड़े हैं और ऐसे वक्त उन्होंने कमान संभाली जबकि लोग कांग्रेस का नाम सुन के कहते हैं कांग्रेस, अब तो कांग्रेस का कुछ कहाँ साधना जी आप कांग्रेस में, मुझसे भी कहने लगे। मैंने कहा भाई कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, कांग्रेस एक वो पार्टी नहीं है जो मात्र सत्ता में आने के लिए धर्म और जात के नाम पे हम लड़ाई नहीं कराते, हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि आज बात करनी है तो 15 से 20 लाख भी अकाउंट में डाल देंगे और जब चुनाव जीत गए तो नोटबंदी करा दी, जो बेचारों की जेब में था वो भी चला गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस समय कांग्रेस की कमान संभाली। अच्छा, उस वक्त भी पार्टी में द्वंद्व करने की कोशिश की गई शशि थरूर जी को लेकर, लेकिन मैं आपको कहती हूँ ये लोग सब पार्टी के बड़े मजबूत स्तंभ हैं, और पार्टी आज जिस तरीके से चल रही है मजबूती के साथ सब लोग खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है जो नीचे के कुछ संगठनों में लोग हैं उनको थोड़ा सा और जागरूक होने की आवश्यकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट मुझे लगता है सबसे निराशाजनक हमारे लिए इस बार चुनाव में रहा। विधानसभा में मेरे लिए निराशाजनक था और मेरे लिए आश्चर्यचकित नहीं था, सबके लिए आश्चर्यचकित रिजल्ट था, मेरे लिए नहीं था। क्योंकि जब आप जमीन पे आप काम करते हैं आपको पता होता है कि चल क्या रहा है। तो पता था कि मुझे ये सीटें हार रहे हैं, मुझे ये पता था कि ईवीएम में घपला हो जाएगा। अच्छा जी, मैं इस बात से 100%, और मैं ये बात डीबी लाइव के पॉडकास्ट में नहीं, मैं जहां बैठती हूँ वहां ये बात कह देती हूँ। आप ऑफ कैमरा बात कर लीजिए, आप ऑन करके ऑन एयर आप बात कर रहे हैं अभी तो भी यही कह रही हूँ, आप मुझसे ऑफ कैमरा बात करेंगे तब भी मैं आपसे ये कहूँगी। कई बार चर्चा हुई है, आपको पता है मेरा ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आप जानते हैं ये बात। तो उस पर दिक्कत इसलिए क्योंकि खुद मैंने बीजेपी के जो नेता हैं जेवीएल जी, उन्होंने किताब लिख दी है कि ईवीएम पे कैसे ट्रस्ट करें। 2009 में अब इसमें प्रस्तावना देने वाले बड़े बड़े नेता अडवाणी जी, उसमें संदेश है चंद्रबाबू नायडू जी का, आप पढ़ेंगे तो आप तो जो मशीन ही है ना, गड़बड़ी का तो अंदाजा अगर है तो जिन देशों ने बनाया उन्होंने क्यों बंद किया, ये सवाल था। तो ईवीएम पे तो मुझे भरोसा था नहीं, लेकिन मैंने अपनी पार्टी से अंदर बोला, आदरणीय कमलनाथ जी से भी मैंने कहा आप टिकटें अच्छी दीजिएगा, क्योंकि अब सारा दारोमदार हम पे खुद पे है। तो उन्होंने कहा साधना लड़ेंगे और बिल्कुल दम से लड़ना है। मैंने कहा बिल्कुल हम लड़ेंगे, दमदारी से लड़ने के लिए खड़े थे क्या कमलनाथ जी? अब मुझे, मैं इस पर क्या कमेंट करूं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस वक्त सिंधिया जी गए
पार्टी छोड़ के, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं उनको अपने पिताजी के बराबर मानती हूँ और मैंने देखा है बड़ा सम्मान उन्होंने महिलाओं और बहनों का हमेशा किया है। और मैं जब व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानती हूँ, मुझे लगता है बहुत सौम्य सरल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं आदरणीय सिंधिया जी। मुझे नहीं पता वो उलझ कैसे गए। और जब बातचीत सिंधिया जी से हुई, और ऐसा नहीं है कि मैं उनके कनेक्शन में नहीं रही, ऑब्वियसली मैं जब पिता तुल्य कह रही हूँ, उनके लिए 2004 से प्रचार कर रही थी। जब से सोनिया जी के लिए गया, तब से सोनिया जी के यहाँ से जब गई तो सिंधिया जी ने बुलाया, तब मैं गई उनके लिए प्रचार करने। और तब से लगातार हर विधानसभा, हर लोकसभा में मैंने उनका, अब तो भाई पार्टी अलग हो गई। अब तो गई थी तो बनी थी कांग्रेस की तरफ से, लोकसभा की सह प्रभारी थी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और मैं कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़ी रही। पारिवारिक संबंधों की बात आती है तो उन्होंने मुझसे कहा था जिस टाइम वो पार्टी से गए उन छोड़कर, कि उन्होंने सीधी बात, उन्होंने मुझे भी ये कहा होगा कि आप आ जाइए। मेरा बिल्कुल उसमें विचार नहीं था। लेकिन कमलनाथ जी से उस वक्त जो चर्चा हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। कमलनाथ जी मुझे बिल्कुल उलझे हुए उस टाइम नहीं लगे, लेकिन परेशान तो हर व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं और जिस परिस्थिति को वो चाह रहे हैं कि सामने से वो चीज़ ना आए, फिर उनके ऊपर इस तरह के प्रश्न जब लगे, मेरे लिए थोड़ा सा अचंभित। अच्छा, मैंने फ़ोन पे भी बात की थी उस वक्त उनसे। उन्होंने कहा नहीं साधना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा देखिए, जो हुआ आप अब नेता हैं हमारे, इस तरह की बात हमारे सामने आ रही है। सज्जन सिंह वर्मा जी से मेरी बात हुई, क्योंकि वो लगातार उस समय मीडिया में थोड़ा लगातार कह रहे थे। मैंने कहा मुझे बताइए कि चल क्या रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें हमें मीडिया को जवाब देना, और मीडिया तो एक तरफा है, तो आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी उस समय, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट सिचुएशन, आज तक नहीं समझ में आया कि था क्या, जाने का उनका था या नहीं था। लेकिन एक ये था कि उनकी कार्यशैली में बाद में मुझे अंतर देखने को जरूर मिला, ये मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल उनकी कार्यशैली। लेकिन एक बात है, चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं और एक लंबा अनुभव हो गया है बचपन से लेके पॉलिटिक्स, मतलब जिसके रग रग में पॉलिटिक्स हो, उस हिसाब से भी मैं समझना चाहता हूँ कि क्या कारण है जब पूछा जाता है कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो सामने वाला ये जवाब देता है अभी तो यहीं बना हूँ। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि, और उसके बाद हम तो पत्रकार हैं इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जितने भी लोग गए छोड़ के, उनका ये सेंटेंस पहले रहा है। चंपाई सोरेन अभी लेटेस्ट गए, चंपाई सोरेन से भी पूछा गया अभी तो यहीं हूँ, अभी मैं टाटा नगर जा रहा हूँ। वो टाटा नगर नहीं, वो कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर दिल्ली से जब लौटे तो चश्मा बनवाने आया था बेटी के पास। उसके बाद फिर वो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं, चले जाते हैं। कमलनाथ जी से जब भी उस दौर में, जिस दौर की बात आप कर रही हैं, जिस समय की बात कर रही हैं, उस समय पूछा जाता था, हमारे जैसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा अभी तो यहीं हूँ। लेकिन वो दिल्ली आए, बाप बेटे दोनों आए, नकुल जी भी आए थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ पता नहीं। खबर तो यही चल रही थी कि जाने वाले हैं, खबर ये चल रही थी कि शायद और कुछ डिमांड थी इधर से भाजपा से, नहीं पूरा कर पाए और चुनाव से पहले। लेकिन चलिए, ये राजनेताओं के साथ ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मगर क्या ऐसा नहीं लगता कि 29 सीटों की जब बात, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि उनसे गुजारिश यही की थी कि कैंडिडेट अच्छा उतारिए, कहीं कमलनाथ जी में कमी थी? कहीं ऐसा नहीं था कि लोकल, वहाँ की जो लोकल लीडरशिप, कमलनाथ हो, कोई नाथ हो, एबीसी कोई भी हो, उसमें यह कमी थी कि जिस मुस्तैदी के साथ वहाँ चुनाव में लड़ना चाहिए था? और जब ईवीएम की आप बात कर रही हैं, तो ईवीएम के खिलाफ भी जो मुहिम छेड़ना चाहिए था पार्टी को, वहाँ पर कमी रही। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि जब देखिए पूरा ठीक रहा, आप ईवीएम पे भी नहीं फोड़ सकते थे, लेकिन ईवीएम के लिए जितनी इनको दमदारी से लड़ना चाहिए था उसके खिलाफ नहीं लड़े, लड़ाई नहीं लड़ी गई। बाद में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उस लड़ाई का मोर्चा कई बार संभाला, उदित राज जी और मैं खुद उस कार्यक्रम में शामिल रही, और हम लोगों ने बातचीत की कि भाई ईवीएम को किसी तरीके से, जंतर मंतर पे काफी आप लोगों ने किया। हाँ, पिटाइयाँ भी खाई, उसका किसी ने कुछ नहीं दिखाया, खूब लाठियां भी मारी गई और वकीलों की पिटाई भी की गई। लेकिन कहीं महमूद प्राचा और बाकी ये सब बिल्कुल, और पूरे नेशनल जो मुख्य धारा का मीडिया है तो गौण है इस समय, और उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने मुखर होकर इस बात को उठाया था। कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बिल्कुल नाम लेके स्पष्ट बोल रही हूँ, देखिए मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे उनके संबंध भी पारिवारिक है, मेरे दादाजी की उम्र के हैं वो, और मैं उनसे मिलती रहती हूँ, बीच में मेरी फ़ोन पे लगातार बात भी होती रहती है। और लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि टिकटों के वितरण में एक भारी गलती की गई थी।
हम जातिवाद की जब बात करते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि हम इस जाति को इसलिए वो टिकट दे दें कि हमें जाति से मतलब है या हम जातिवाद फैला रहे हैं। किसी भी जगह का एक जातीय समीकरण होता है। भाई अब आज तक जैसा चैनल डिबेट चलाता है, मोरेलैंड, जाटलैंड और लोधीलैंड, एक नेशनल टेलीविजन जब डिबेट कर रहा है तो आप एक जात का नाम लिख के उसके आगे लैंड लगा रहे हैं कि ये इनकी लैंड और इनकी लैंड, तो वो जातिवाद नहीं है। लेकिन अगर मैंने चित्रा त्रिपाठी जी के शो में कह दिया कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जो प्राइवेट है सब जगहों पर जितनी जिसकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी दे दो, सर्व समाज को दे दो, हम कह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया मुझ पे कि आप जातिवाद की बात कर रही हैं। अरे मैंने कहा मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, किसान परिवार से आती हूं और ये लड़ाइयां मैंने बचपन से देखी हैं, लड़ी हैं और मैंने समाज के लिए बड़े बड़े वो काम जो करवा सकती थी वो करवाए। तो मुझे आप मत सिखाइए। मैंने कहा मैं जातिवाद में वो नहीं करती बिलीव कि मैं जातिवाद फैलाने में, लेकिन जैसे आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं ना, आपकी उसके प्रति पहली जिम्मेदारी है। आप अपना काम बाद में देखेंगे, आप हर चीज बाद में देखेंगे। आपके पिताजी की, आपके माताजी की तबीयत खराब है तो आप पहले जाएंगे क्योंकि आप उस परिवार में पैदा हुए हैं, भाई आपको पाला पोसा है उस परिवार ने। ऐसे ही जिस समाज में हम पैदा हुए उसके लिए भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी। अगर वो समाज पिछड़ा है तो क्यों है, अंदर भी मैं लड़ाई लड़ती हूँ समाज से, ऐसा नहीं है कि बाहर की लड़ाई है। तो ये जो था, तो मैंने ये कहा कि जातीय समीकरण देखकर भी टिकट दिया जाए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ और मैंने पार्टी के हर नेता को ये चीज कही। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से उस समय मेरी चर्चा इस बारे में नहीं हो पाई थी। अब जब चर्चा हुई तो कमलनाथ जी ने हाँ हाँ तो कह दिया, लेकिन जो टिकट बटे वो मुझे लगता है कई ऐसे थे तो बिल्कुल जातीय समीकरण से बाहर थे, जहाँ के अब अच्छा ऐसा भी कई विधानसभा में हो जाता है कि भाजपा से कोई व्यक्ति आया और आपने उसको टिकट दे दिया और जो बेचारा 10 साल से काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मिला। अब मैं तो अपने, अभी तो भाजपा में जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेरे ही जो, मैं बालाघाट में रहती हूँ, बालाघाट की एक विधानसभा है, बहुत अच्छे जानते होंगे। वहाँ पर ऐसा हुआ था, 2018 का चुनाव था शायद, और उस समय पर इन्होंने टिकट देना था, जिला अध्यक्ष थे वहाँ के, जो वर्तमान के, मतलब तत्कालीन, उस टाइम पे तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे। मैं उनसे मिलकर गई, मैंने कहा मैं जरा दिल्ली होकर आ रही हूँ, 2 दिन में लौटूंगी, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिएगा, अपन प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा 10 दिन में मैं करूंगा, आप 2 दिन बाद आइए, फिर बैठते चर्चा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे 2 दिन से 8 दिन लग गए और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो टिकट किसी और को मिल गया। तो टिकट मिलने वाले कौन थे? टिकट किसी को मिला था जो कि आप जानते हैं कि उनको दिया गया था, शिवराज सिंह चौहान जी के साले साहब थे, उनको टिकट वहां मिला। देखिए मुझे, मैं उनसे भी बात करती, शिवराज सिंह चौहान जी के साले साहब है, कांग्रेस में है, मेरा उनसे कोई वो नहीं है द्वंद्व व्यक्तिगत, लेकिन जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो उनको नहीं मिलना था वहां। लोग चकित हो गए कि हुआ क्या। अब जब जिलाध्यक्ष का ही टिकट कट जाएगा तो जो जिलाध्यक्ष के पास अपने बायोडाटा लेके पहुंचे थे उनको टिकट मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जिलाध्यक्ष ही तो नाम रेफर करते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं, जिलाध्यक्ष के साथ बैठते हैं, चर्चा की जाती है, नाम पैनल में भेजे जाते हैं। ये तो प्रक्रिया है कि नीचे से जो नाम जाएंगे, जो जड़ों से जा रहे हैं वो। तो जिलाध्यक्ष का ही टिकट कट गया और जिलाध्यक्ष बड़े टाइम से तो वो अच्छा काम भी कर रहे थे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाती उस पर। लेकिन अब ऐसा हो गया तो वो जिलाध्यक्ष ने, क्या होता है जब आप एक लंबे समय से किसी से जुड़े रहे और वो चीज़ आपको धोखा दे जाए ना, ये हर इंसान के नेचर में है, चाहे वो आप प्यार मोहब्बत की बात कर ले, परिवार की बात कर ले, राजनीति की बात कर ले, जीवन के किसी भी पहलू में, जब आपको धोखा देता है ना कोई अपना, तो क्या होता है आप बहुत बुरी तरह से वो हो जाते हैं। और जब आपके साथ और लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपको चोट लगेगी ना, आप झेल लेंगे, लेकिन आपके परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लग गई ना तो आप एक बेबस हो जाता है आदमी, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम देख नहीं सकते। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति हो गई कि जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके लिए वैसा सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़ा बेबस आदमी है, और ये तो वो रोने लग गए, ऑन कैमरा रोए कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा टिकट कैसे काट दिया, मैं तो तैयारी कर रहा था, मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैंने काम किया है, मुझे टिकट मिलना चाहिए था। अब उनका टिकट कटा तो लगभग, मैं तो बता दी हूँ, 80% जो जिला कांग्रेस कमेटी थी वो टूट गई कांग्रेस पार्टी से, और चुनाव 10 दिन में चुनाव सामने सिर पे चुनाव, और जब टूटी तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। उन्होंने एक सिंबल ले लिया, सिंबल भी ऐसा मिल गया किसानों से जुड़ा हुआ, और उन सिंबल को लेके वो चल पड़े, अपनी उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी आगे और मूव ऑन कर गए, कह लीजिए आप आज के ज़माने की भाषा में। और ये भाई साहब जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ये मुश्किल से जमानत बचा पाए। आज की परिस्थिति, उनके बाद इनसे फिर चर्चा होती रही है मेरी। अब जब चुनाव था तो क्योंकि जब सरकार टूटी, जब सिंधिया जी उधर गए, तो इनके पास भाई वो तो निर्दलीय विधायक है, उनकी तो विधायकी जानी नहीं, क्योंकि वो निर्दलीय है, वो अपने दम पे है, वो कांग्रेस से तो है नहीं। तो जब इन्होंने, कमलनाथ जी ने शायद उस टाइम तक बात किया नहीं, कि मुझे नहीं पता, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब ये सिंधिया जी जब ले गए विधायकों को और जब वहां सरकार बन गई, तो शायद इन्होंने अप्रोच किया होगा कि भाई तुम हमारी तरफ आ जाओ।
और सच्चाई है कि कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री रहे, ऐसा नहीं है खनन मंत्री बने रहे। प्रदीप जायसवाल जी खनन मंत्री थे, तो इसका मतलब बातचीत तो हुई है, तभी तो मंत्री बने हैं। बिना बातचीत के तो मंत्री, जबकि निर्दलीय विधायक लेकिन यहाँ मंत्री। इन्होंने वहां खनन का आयोग ले लिया, खनिज आयोग, और ये वहां शिफ्ट कर गए। सिंधिया जी के जो लोग गए उन्होंने कहा, और उन्होंने इसके सामने ये जवाब दे दिया कि मैं तो जनता के द्वारा चुना गया हूँ, जनता के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ के लिए करूंगा। अब वो जनता के लिए करना था या अपने लिए करना था, वो तो वही जाने, वो तो मैं मुझे नहीं पता। और वो चले गए। सिंधिया जी की वो बन गई सिंधिया जी की, उसमें सिंधिया जी की तो खैर सरकार आज तक नहीं बन पाई, वो बनेगी कि नहीं वो नहीं पता मुझे, कब बनेगी उनके उसमें। वो सपना तो सपना ही ना रह जाए, कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे अडवाणी जी के रह गए प्रधानमंत्री बनने के। मुझे मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे लगता है कहीं उनका सपना ये सपना ही ना रह जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं उनको था कि मुझे बना देंगे। हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं। आज भी केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की सरकारों में भी रहे, आज भी केंद्रीय मंत्री के पद पर है, कद्दावर केंद्रीय मंत्री हैं। तो अब जब ये ऐसा हुआ तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मैंने कहा भाई ये कल भाजपा से ये आए और ये मुख्यमंत्री के सगे साले साहब हैं भाई, और उनको टिकट दे दिया, आपने दे दिया और जिलाध्यक्ष का टिकट काट दिया। अच्छा, बाद के चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं मुझे लगा उन्होंने बहुत अप्रोच की जी, उन्होंने बड़ी गाड़ियां भिजवाई कि मुझे कमलनाथ जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनका व्यक्तिगत जो नेचर में समझती हूँ जिद्दी बहुत है। उन्होंने नहीं दिया ना तो वो दोबारा टिकट उन्हें नहीं दिया। क्या इधर हाईकमान और कमलनाथ के बीच भी कोई वो है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती स्पष्ट तौर पे, लेकिन देखिए जब चीजें बिगड़ती हैं तो बात तो सुनते नहीं है हाईकमान की, ऐसा लगता तो है। मैं वही कह रही हूँ, जब चीजें बिगड़ रही हैं इसका मतलब शायद सुना ही नहीं जा रहा बात तभी कि अभी तक तो हूँ पार्टी में, अभी तो हूँ। हाँ। इस तरह के शब्दावली जब आप यूज करते हैं, क्या है राजनीति में शब्दों का बड़ा खेल है। आप अपने मुंह से जो निकाल देंगे ना तो वो यही है ना बाण। आपने शुरुआत में बोला ना कि कांग्रेस एक विचारधारा है जी, और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ा है वो कांग्रेसी है। हाँ जी, या कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल। उस लिहाज से भी मैं ये कर रहा था, लेकिन थोड़ा राहुल गांधी की राजनीति पे जरूर अपने इस पॉडकास्ट में चर्चा करनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें, साधना आपके साथ जितनी बातें घंटों बात कर लें कम है, और समय की ज़रूर कमी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा राहुल गांधी की बात करेंगे और दूसरे एपिसोड में फिर बैठेंगे तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे उस पर। और हमारा भी लंबा सफ़र हमारा आपका साथ साथ चला है, उस लिहाज से भी बहुत कुछ जानने की जो जानता हूं मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए सीधे दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाएं। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर अब उनके विरोधी भी उनका पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। अभी 2-3 लोगों का नाम लेना चाहता हूं। स्मृति ईरानी अभी पॉडकास्ट में ही थी और उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की। कुमार विश्वास को आप देख लीजिए, जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने तक चले गए थे अमेठी, जी, वो भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कंगना की बात नहीं करूंगा मैं, कंगना की बात करके ये इस गोल्डन समय को मैं उन्हें सीरियस लेती भी नहीं हूँ। आप भूल जाइए, मैं उन्हें सीरियस नहीं लेती। तो ऐसे केसी त्यागी जी, अभी उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ा है, इस्तीफा दिया, लेकिन केसी त्यागी के नाम के साथ भी राहुल गांधी और नीतियां, चाहे उसमें जाति आधारित जनगणना की बात हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भारत की भूमिका की बात हो, इन तमाम मसलों पे उनका भी जिक्र आ रहा है। चिराग पासवान खुले तौर पे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अगर 2 लोगों में से चुनना हो किसकी तारीफ करेंगे आप, तो कह रहे हैं चिराग या राहुल, तो जवाब दे रहे हैं राहुल। उम्मीद है, मुझे लगता है आदरणीय रामविलास पासवान जी में गुण था, हवा पहचान लेते थे। मौसम वैज्ञानिक। हाँ, तो पूरे मौसम वैज्ञानिक थे वो राजनीति के। शायद उनके बेटे में भी वो गुण है, तो वो भी मौसम की जानकारी अच्छी रख रहे हैं। आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी का समय है। क्या स्मृति ईरानी में क्या है? स्मृति ईरानी जी का तो मैं देखिए ऐसे, मैं कहावतें ऐसे किसी के लिए बोलती नहीं हूँ, मगर उनके लिए मुझे कुछ वो नहीं लगता, अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं बोल देती हूँ फिर भी, कि कहते हैं ना जान बचे तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। ये 2004 में मोदी जी की भी बड़ी बुराई करती थी, इनमें भी वो थोड़ी सी है कि ये हवा तो पहचान ली है। इन्होंने देखा कि अरे मोदी जी तो पावर में आ गए, तो ये मोदी जी को क्या कहती हैं वो, भाई, मोटा भाई हो गए फिर उनके। और अब ये राहुल जी पर जिस तरीके के तंज स्मृति ईरानी जी द्वारा कसे गए, या संसद में जिस तरीके का उनका बर्ताव आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ था। देखिए, मैं सोनिया गांधी जी को पर्सनली जानती हूँ, व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूँ। वो एक उनका स्वभाव ऐसा है, एक व्यक्तिगत नेचर भी होता है ना हर इंसान का। राजनीतिक जो आप देख रहे हैं वही तक सीमित नहीं है, प्रोफेशन अलग, पर्सनल अलग। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोफेशनल और जो पर्सनल है, राजनीति को उन्होंने प्रोफेशन नहीं माना। उन्हें लगा कि ये परिवार की विरासत है,
जो कि उन्हें ऐसे संजो के रखनी है जो देश को बांधती हुई आई है उनके परिवार के द्वारा, उन्हें उसे संभाल के रखना है। तो सोनिया गांधी जी बहुत सौम्य हैं नेचर में। मुझे ध्यान है आज जब पहली बार मैं मिलने गई थी तो भी मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी दरवाजे तक, और आज भी जब मिलती हूँ तो वो आती हैं उठकर, जबकि वो उनकी एज हो गई है, तबीयत उनकी बहुत कई बार ऐसा होता है नासाज रहती है, उसके बावजूद जब कभी उनसे मिलने जाओ बहुत अच्छे से बातचीत करने का उनका तरीका है। और मैं अभी तो बहुत लंबा समय हो गया मिली नहीं हूँ उनसे, लेकिन मैं जब तक मिलती रही हूँ तब तक मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा उनका है। एक ऐसी महिला को आप बिना जाने सिर्फ उंगलियां पॉइंट आउट करके, मतलब ये तो एक सनातनी सभ्यता और संस्कार है ना कि हम बड़ों से कैसे बात करते हैं। हमारे अंदर कोई तो भी सभ्यता संस्कार तो हो, हर धर्म, हर जाति, हर जगह है। नहीं, जो बड़े छोटों के ये बीच। सनातन के बहुत बड़े ढोंगी दिखावटी बनते हैं। मैं इसीलिए सनातन को स्पेशली कोट कर रही हूँ। मैं तो धर्मों में अंतर, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम की पार्टी मानती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी भी उसको मानती है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उसी को मानती हूँ कि सारा संसार, सारी वसुधा हमारा परिवार है। और कहते हैं ना जिसका हृदय बड़ा होता है वही मानता है सारी वसुधा को, उदार चरित्र के लोग मानते हैं। तो ये तो हमने जो पढ़ा है मैं उस हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन ये सनातन के बहुत बड़े रक्षक बन जाते हैं ना। और जब द्वेष फैलाना है, नफरत फैलाना है, तब ये सनातन के रक्षक बन जाएंगे। किसी बेटी की आवाज उठानी है, या किसी महिला के साथ कुछ हो गया, या किसी महिला के सम्मान की बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान आ गई, यौन शोषण का आरोप लगा रही है, पॉक्सो लग गया, तो ये फिर रक्षक नहीं रह जाते, फिर ये सो जाते हैं जाके, गहरी नींद लग जाती है ना, मुंह पे लग जाते हैं इनके ताले। वो परिस्थितियां इनके साथ रही हैं। अब ये जिस तरह से इन्होंने पॉइंट आउट करके मैडम को बोला, देखिए वो व्यक्तिगत तौर पे भी गलत था। आप किसी बड़े से कैसे बात करेंगे, ये तरीका तो नहीं होना चाहिए ना। और वैसे आप बहुत बड़ी हिंदू और ये सब की बात करती हैं, आप जहां जाएंगे बड़ी शुद्ध हिंदी में आप बात करके बताती हैं कि आपसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। लेकिन आप जब किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे थे उस वक्त, मुझे लगता है उससे ज्यादा गिरा हुआ और स्तर नहीं हो सकता राजनीति में जो उन्होंने दिखा दिया। कि हम सोच रहे थे अरे मोदी जी हैं बस, जो मुंह आता है झूठ बोलते हैं, मुंह खोल के जोर से बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन बोलते झूठ ही हैं। सच कभी उनके मुंह से नहीं निकला। उन्हें लगा कि जितनी तेज झूठ बोलूंगा उतनी लोग आकर्षित होंगे, और थोड़े टाइम तक उनका ये नाटक चला भी मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ में आ गया। स्मृति ईरानी जी ने ये दिखा दिया, अरे तुमने स्तर अभी भी बचा के थोड़ा सा, उसे हम और गिराएंगे, ऐसा स्तर लाके उन्होंने दिखाया राजनीति में। और कंगना रनौत तो भाई भगवान बचाए उनसे, तो वो तो खुद बताती हैं कि मैं इतने में ड्रग एडिक्ट हो गई थी, इतने में मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने सुना उनके पिताजी अच्छे खासे बिजनेसमैन है, अब वो कह रही हैं मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, और अब किसानों को गाली देती हैं। वो किसान आंदोलन में आप भी रहे, हम भी रहे, उन्हें रेप दिखाई दे रहे थे, मर्डर दिखाई दे रहे थे, जबकि झांक के भी नहीं गई होंगी। खेत और खलिहान का अंतर पूछ लीजिएगा आप, तो समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी किसान की बेटी है। लेकिन मैं उनको सीरियस नहीं लेती। वो क्या है, उन्हें करना है अपनी पिक्चर का प्रमोशन। इंदिरा गांधी जी का ही कैरेक्टर निभाएंगी, इंदिरा गांधी जी का ही पूरा रूप उनको बनाना है, उन्हीं की तरह चलना भी सीखा होगा, बोलने भी सीखा होगा, वीडियो भी देखी होंगी उनकी खूब देखी होंगी, और तब जाके कैरेक्टर में अंदर समाहित हुई होंगी वो। और उन्हीं के नाम से पिक्चर बना रही हैं, उन्हीं के नाम से पैसा भी कमाना है, और उन्हीं को गलत बोल के अब आपको प्रमोशन चाहिए। ये कहाँ का नियम है? कम से कम जो आपको दानदाता है, जो दे रहा है, उसकी थाली में तो छेद मत करो, तो कहते हैं। तो भैया सांसद आप भले भाजपा की हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री वाला वो चल रहा है ना, वो कांग्रेस पे चल रहा है उनका हिसाब किताब। तो मैं उनको सीरियस नहीं लेती, इसलिए मैंने कहा उन्हें भूल जाइए। लेकिन स्मृति ईरानी जी पे अगर मैं आती हूँ तो देखिए, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को भी मौसम की जानकारी थोड़ी बहुत तो लग गई है। जैसे मैंने बताया 2004 से पलट गए, उन्हें लगा मोदी जी तो पावर में आ जाएंगे, तो अच्छा बोल दो। वैसे वो कह रही थी इस्तीफा दो, नहीं तो मैं तो अनशन पे बैठूंगी। और उसके बाद अब स्मृति ईरानी जी कह रही हैं जी राहुल जी की तो राजनीति कुछ अलग है, एक ही टी शर्ट पहनते हैं। शायद वो बताना भी चाह रही हैं कि मोदी जी दिन में 10 सूट बदलते हैं, 50 कैमरे में ध्यान लगाते हैं। जब महाकाल की भी आरती चल रही होती है तो आरती इधर चल रही होती है और उनका मुंह इधर होता है कैमरे की तरफ, मोदी जी का। लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी कैमरा फोकस होकर काम नहीं किया। राहुल गांधी जी ने नहीं देखा कि मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा तभी नेता दिखूंगा। उन्होंने लोगों से कनेक्टिविटी बनाई। भारत जोड़ो यात्रा में आप पूरी यात्रा में रहे, आपने भी देखा होगा, मैं भी यात्रा में रही, मैं एक बीच में हिस्से में रही, आप पूरी यात्रा में थे। इतने सारे लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए। कभी मोदी जी से इस तरह का कनेक्शन आपने लोगों का नहीं देखा होगा। नहीं, ये तो सही बात है। तो जो कनेक्शन उन्होंने बनाया है, लगता है स्मृति ईरानी जी को आभास तो हो गया है कि अब ये आ रहे हैं भैया पावर में, तो तारीफ करनी शुरू कर दो। ये भी हो सकता है क्या कि राहुल गांधी ने कभी भी, अभी चुनाव के वक्त भी जी, राहुल गांधी ने पर्सनल अटैक कभी नहीं किया स्मृति ईरानी पे या किसी पे भी। देखिए, जब राहुल जी ने अपना घर खाली किया, बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जहाँ भी हम रहते हैं। एक किराए के मकान में कोई रहे तो 10 साल रहे तो अटैचमेंट हो जाता है। राहुल जी का लंबा समय 12 तुगलक लेन में कटा, और जब उन्होंने उस जगह को छोड़ा तो एक रहता है इमोशनल। स्मृति ईरानी जी के उस समय क्या बोलते आपको ध्यान होगा, लेकिन जब इन्होंने घर छोड़ा
तो एक ऊपर से गाइडलाइन है कि आपको पर्सनल अटैक्स नहीं करने हैं। ये अंतर आप है लोगों के पास वो जी। कांग्रेस पार्टी के पास थी गाइडलाइन कि हमें पर्सनल अटैक स्मृति ईरानी जी के घर छोड़ने पर नहीं करने हैं, क्योंकि अब ये है ना, जो पीड़ा वही जानता है जिसके साथ बीती है। एम्पैथाइज करने की कोशिश की राहुल गांधी जी ने, कैसा लग रहा होगा इन्हें, छोड़ देते कोई बात नहीं। वैसे बेचारी सांसद का चुनाव हार गई हैं, राज्यसभा भेजा नहीं गया, मंत्री बनने की तो बात छोड़ दीजिए, तो अब दुखी तो वैसे ही हैं। अब और नमक छिड़क के, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी के साथ जब हुआ तो ये भी बड़े परेशान थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी हमने कहा एक डिग्निटी मेंटेन करके रखी जाए, मत पर्सनल अटैक कीजिए। अब फिर भी एक आध दो किसी ने बोला हो तो उसमें हम वो नहीं कर सकते, लेकिन देखिए जब आप जैसा करेंगे तो वैसा भरेंगे, कहते हैं ना कर्म है तो कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसा उनके साथ हुआ। लेकिन स्मृति ईरानी जी की राजनीति से मुझे नहीं लगता कि मैं प्रभावित कहीं से कहीं तक हूँ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बन गई हो, अभी भी केंद्रीय मंत्री होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप कंगना रनौत जी को मोदी जी केंद्रीय मंत्री बना देंगे कल, तो इसका मतलब देखिए सम्मान कमाया जाता है, आपको खैरात में नहीं मिलेगा। तो जब आप सम्मान पाना चाहते हैं ना, तो उससे पहले एक चीज आती है, आपको सम्मान देना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी अच्छी चीज सिखाई है कि तुम जैसा चाहते हो ना कि दूसरे का आपसे बर्ताव वैसा हो, तो पहले खुद वैसा बर्ताव लोगों से करना शुरू कर दो, आपको रिप्लाई में वैसा ही बर्ताव मिलने लगेगा। आप गाली देंगे तो सामने वाला आज नहीं दे रहा ना तो कल जरूर दे देगा गाली, क्योंकि गाली सबको आती है, सब जानते हैं ये बात कि बदजुबानी कोई भी कर लेता है, बिल्कुल ये जबान का ही तो खेल है ना। लेकिन आप फेम पा रही हैं तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी की मूवी लाई, भैया इमरजेंसी मोदी जी पे बनाई मूवी, देखेंगे कितने करेंगे, कितने देखेंगे, बनाई तो थी, फ्लॉप क्यों हो गई, कोई नहीं गया देखने। इमरजेंसी हम नहीं कहते कि बड़ा प्लस पॉइंट, हम कहते हैं माइनस पॉइंट है हमारे लिए, हमने माफी मांगी, हमने उसका भुगतान भी कर लिया। लेकिन आप किसी व्यक्ति को, आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप उस पर करने लगे, ये कहां तक जस्टिफाइड है, आप मुझे बता दीजिए। कंगना रनौत जी नशे करती होंगी, मेरे को लेना देना नहीं, वो अपने घर से कभी भाग गई होंगी, इंडस्ट्री में चली गई, हमें नहीं मतलब, उनका अपना स्ट्रगल है जीवन का, कोई बात नहीं। लेकिन आप किसानों पर बोलेंगी ना तो फिर आप पे फिर छिटाकशी होना शुरू हो जाएगी। आप जब अपने पे बात है तो देखिए, किसान देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं करे, मैं तो महिला हूं, मैं तो बेटी हूं, और आप जिनके बारे में रेप की बात करें, किसका रेप हुआ है, आप किस पे लांछन लगा रही हैं भाई। तो आप जिस तरह का बर्ताव चाह रही है ना, पहले करना सीख लीजिए। तो उनका मुझे नहीं पता कि क्या मापदंड है बात करने का। अब भाई मैं धन्यवाद करती हूं अंधभक्तों को कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि 2014 से पहले धरती बिल्कुल चपटी थी और मोदी जी ने हाथ में लेके गोल किया उसको, बस उतना नहीं बोला, उतना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बाकी तो सारी बातें सुन ली हमने। फिर बची कुची तो मोदी जी के जब अंधभक्त चुप हो गए तो मोदी जी ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, मैं स्वयं ईश्वर का अवतार बता दिया, बायोलॉजिकल नहीं है, वो ये कहने लगे। ये बताइए कि पार्टी में चलती किसकी है, अध्यक्ष की या राहुल जी की, प्रियंका जी की, या सबकी चलती है, जिसकी जो मर्जी वो बोलता है, क्या है? देखिए मुझे लगता है ये हमारी पार्टी में एक तो डेमोक्रेसी है, मैं खुद का उदाहरण देके बता दूंगी आपको, लेकिन आपने कहा चलती किसकी है। देखिए एक व्यवस्था होती है हर जगह पर, सबके अधिकार है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में हम काम करते हैं। अध्यक्ष जी के अपने अधिकार है, राहुल जी एक नेतृत्व है, अब विपक्ष के नेता हैं, उनका भी वो है। कंगना रनौत जी ने एक बात और भी कह दी थी कि इन्हें किसने विपक्ष का नेता बना दिया। अब मुझसे मेरे पास चैनल वाले आए, जी आप बताइए, तो मैंने कंगना रनौत जी के लिए बोला, जब मैंने कहा मैं सीरियस नहीं लेती, कह रहे जी आप कैसे सीरियस नहीं लेंगी, वो तो सांसद है। मैंने कहा तो जनता ने उनको सांसद बनाया तो हम सम्मान करें, लेकिन जनता ने चुन के जिनको सांसद बनाया, उन सांसदों ने चुन के जिनको विपक्ष का नेता बना दिया, उनका हम सम्मान ना करें। मैंने कहा ये कहा कि भैया आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो मैं वही बात कहूंगी आपसे कि वो विपक्ष के नेता है और उन्होंने उस पद को कमाया है, लड़ाई लड़ी है सामने से, और उनको जब संसद में भी, क्या पप्पू संसद में नहीं कहा गया क्या? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ, मेरे को इस वर्ड से कोई ऑफेंड नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ने खुद कहा था हाँ, कि तो आप मुझे भले पप्पू कहें, कह लीजिए। उसके बाद ऐसे ठहाके लगा के हंसे हैं भाजपाई, जैसे वो कपिल शर्मा के शो की ऑडियंस बन गए हो। आज अपने को शीशे में देख के हंसते होंगे जो हंस रहे थे वो सब, कि उन्होंने खुद से ये कह दिया कि आप कह लीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मैं इंसान हूं, गलती करूंगा। लेकिन मोदी जी ने बाद में कह दिया वो तो भगवान के अवतार है, वो तो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे आप बताइए? जो अपने आप को अंदर भगवान समझ के बैठे हो तो गलती कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो उन्होंने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट की नहीं, आज तक नहीं करते मोदी जी, कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए मोदी जी की पार्टी जैसी नहीं है हमारी पार्टी, में इतना कहूंगी, चलती है सबकी, जहां तक चलनी चाहिए वहां तक सबकी चलती है, और सबको बोलने का मौका दिया जाता है। और मैं इसीलिए कहती हूँ ये बात कि मुझे खुद जब लोकसभा चुनाव था, आप तो सामने उस समय साक्षी रहे और आपने मुझसे पूछी भी थी ये बात फोन करके भी, आप मेरे एक्स का पोस्ट देखकर आपने मुझसे बातचीत की थी। जब मैंने डाला था
कि पार्टी के अंतर्गत के नागनाथों और सांपनाथों के जहर से पार्टी खत्म होती जा रही है। तो मैंने सिर्फ अपनी टिकट के लिए नहीं बोला था। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में स्थिति इसलिए खराब रही क्योंकि ईवीएम पर दोष आप पूरा मत मढ़िए, उसमें आधा दोष मैं कहती हूं कि पार्टी का खुद का था। राहुल गांधी जी ने कहा हमें जातिगत जनगणना करानी है, हम उस पर फोकस रहेंगे। जातिगत जनगणना जातिवाद नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये एक पढ़े लिखे लोगों के लिए थ्योरी, आप पढ़िए ना उसको। ये चित्रा त्रिपाठी जी व्हाट्सएप पे कोई उन्हें लिख के भेज देता है प्रश्न और उसे पूछ लेती होंगी, उसी के आधार पे वो जातिवाद बताती हैं इसको। मैं तो स्पष्ट नाम लेके कहती हूँ, मुझे उनकी पत्रकारिता बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, कहीं से कहीं तक नहीं। आप एक पत्रकार बनिए, आप पत्रकारिता कीजिए। नहीं, आप क्या कर रही हैं? आप प्रवक्ता बन जाइए, नहीं तो क्या उसमें बुराई थोड़ी ना है। बहुत सारे बन गए प्रवक्ता, भाई शाजिया आलमी भी तो बनी है प्रवक्ता, आप भी बन जाइए। वो कलैंग करती हैं, आज प्रवक्ता है। उससे पहले वो सारी पार्टियों में भी गई, पहले वो भाजपा को गाली देती थी, अब भाजपा में बैठ के दूसरों को, अन्ना की कोर टीम में थी बिल्कुल, और अब वो सबको उल्टा सीधा बोलती हैं। आप भी बैठ जाइए, आपको अधिकार मिल जाएगा, तमाम आपको ये नहीं कह पाएंगे आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर ये हुआ कि जो जातीय समय एक भी महिला ओबीसी को टिकट नहीं दिया गया, ये मेरा सबसे बड़ा दुख रहा। और मैंने खुल के स्पष्ट बोला, मैंने राहुल गांधी जी तक बात पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बात नहीं पहुंच पाई, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहां मैं बात पहुंचा देती हूँ आसानी से, अगर वहां बात नहीं पहुंच पा रही मेरी, तो फिर क्या मतलब था। तो जब मेरे से ये बात होने लगी तो फिर मैंने कोशिश की कि अब कौन सहारा होगा। तो मेरे दो परिवार हैं, एक नेता नगरी और दूसरी पत्रकार नगरी। तो जब एक परिवार से रुष्ट हुई तो मैं दूसरे परिवार के पास पहुंची और मैंने पत्रकारों से बोला कि भाई मेरी मदद कीजिए, बात नहीं पहुंच पा रही। अब पत्रकार जितने हैं वो सब ऐसे चैनलों में काम कर रहे हैं जिनको मजबूरन जो है आप कह लीजिए कि भक्ति करनी पड़ रही है, क्या करें, मतलब मजबूरी है। और उस चक्कर में कुछ लोग साथ नहीं दे पाए, लेकिन कईयों ने आवाज उठाई मेरी। और मैंने कहा भाई जब कोई नहीं उठाएगा तो अपन खुद उठाएंगे आवाज, कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन से संघर्ष देखा है और सीखा। हम तो जमीन के लोग हैं, खेती किसानी इससे जुड़े हुए परिवार में पैदा हुए हैं और मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा और जीवन में कुछ मुश्किल नहीं लगता, हमें सब देखा है। तो मैंने कहा ठीक है अब हम करेंगे इसको। और मैंने कहा मैं खुद ट्विटर पे डालूंगी, मैंने एक्स पे पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट उठ गया। और मुझे फिर मैंने आज तक वालों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैम आप देंगी क्या, मैंने कि आप इंटरव्यू एक दे दीजिए छोटा सा। तो मैंने कहा बिल्कुल अब कर लेते हैं इसको। और मैंने उस पर फिर बोल दिया और स्पष्ट कहा मैंने। तो उन्होंने सीधा सवाल, उनका सबके दिमाग में एक पिक्चर आ गई, साधना भारती अब कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगी। चुनाव का आखिरी नॉमिनेशन का दिन अगला था और अब ये निर्दलीय या तो भरेंगी या कुछ ना कुछ इनकी बात हो गई होगी, तब इन्होंने ऐसा स्टैंड लिया है। मेरे कई लोगों ने तो मुझे मूर्ख कह दिया, क्या तो तुम उधर बात कर लेती, तुमने पहले कैसे स्टैंड। अरे मैंने कहा मुझे पार्टी छोड़नी नहीं है भाई, मैंने कहा मुझे पार्टी छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अगर पार्टी कोई विचारधारा इतनी बुरी लगेगी तो मुंह पे बोल के छोड़ूंगी, भाजपा में जाने के लिए नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं पार्टी छोड़ने के लिए नहीं, मैं चाहती हूं कि जो बदलाव होना चाहिए, मुझे मेरे बोलने से नहीं आया, थोड़ा आप सहारा लगा दे तो आवाज पहुंच जाए। लेकिन अब सहारा लगाएगा कौन, ये तो कुछ चाह रहे थे कि छोड़ दे पार्टी शायद। तो मुझसे पूछा गया पहला सवाल, अच्छा अब आप इनने तो खुल के इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है, अब पार्टी ने आपको निकाल दिया तो। मैंने कहा भाई पार्टी ओबीसी वाले जातिगत जनगणना खिलाफ होगी तो निकाल दे, क्योंकि मुझे पता है राहुल जी तो खुद जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा वो जो बात कह रहे हैं उसको नीचे कन्वे होने में या तो प्रॉब्लम है या वो नीचे पहुंच नहीं पा रही। मेरी लोकसभा पर ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, मैं ये नहीं कहती, मैं कह रही हूँ जो जहां बाहुल्य आप दीजिए। भाई चुनाव जीतना है ना आपको, ये तो राजनीति है, तो राजनीति की तरह करेंगे ना आप। जातीय समीकरण तो देखना पड़ेगा आपको। ओबीसी महिला को भाजपा टिकट दे चुकी थी, मेरा नाम भी उसमें था, एंड में रहा और वो आपको मालूम है पूरा चलता रहा उसमें। एंड में वो बात खत्म हुई और फिर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसके 20,000 मुश्किल से 25,000 वोट होंगे पूरी लोकसभा में। और उनको सिंबल देखिए, कांग्रेस के सिंबल का अपना आज भी पूरा वोट है। कांग्रेस पीढ़ियों में बसी हुई पार्टी है। आप जैसे कहते हैं ना वो ब्रश हम करते थे, वो कौन सा टूथपेस्ट, कोलगेट। तो अब आधे से ज्यादा हम जब छोटे थे तो हमें ये नहीं पता था कि कोलगेट को टूथपेस्ट कहते हैं। हम तो अपने घर में ये बोलते थे भैया कोलगेट करना है, कोलगेट करेंगे, कोलगेट करना है। तो वो वाली चीज है, कांग्रेस लोगों की रगों में बसी हुई पार्टी है, इतनी जल्दी आप नहीं निकाल पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैंने कहा ना विचारधारा है, बस जाती है अंदर, वो बाहर नहीं निकाल सकते। आप ऐसे खींचते रहिए, आप 15 लाख 20 लाख का देते रहिए बनारस को, आप क्यूटो बना लीजिए, आप झूठ बोलते रहिए, बुलेट ट्रेन, कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके झूठ तो सामने आ जाएंगे, लेकिन जो देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है उनकी शहादत कैसे लोग भुला दें, आप बताओ ना।
सही बात है। तो वो चीज है जिन्हें आंख से देखा तो ये चीजें बदली और मध्य प्रदेश का भी सिनेरियो उस तरीके से खराब हुआ। मैंने लगातार इस बात को उठाया। मैं आज भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बिल्कुल, और मैं बैठी हूं आपके सामने, और मैं कांग्रेस की बात उतनी मजबूती से आज भी रख रही हूँ। और जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी चर्चा ऊपर के शीर्ष नेता से उसी दिन हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि दिक्कत क्या है, उन्होंने गलती को माना भी। ये भी मैं कह रही हूँ, मेरी पार्टी में ऐसा नहीं होता हमने बोल दिया और किसी ने कह दिया हमने इस्तीफा लिख दिया और चले गए। उन्होंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा अगला स्टेप वो हो सकता था आगे कि मेरी अगर बात नहीं मानी जाती तो मैं अपनी आवाज कहीं और से नहीं उठाती, अकेले उठाती, लेकिन वहां से हटती। लेकिन वो अगला स्टेप हो सकता था, लेकिन पार्टी ने उसकी सीरियसनेस को समझा। मुझे फोन भी आया रात में और मुझसे कहा आप कोई स्टेप नहीं लेंगी, हमारा निवेदन है। तो मैंने कहा मैं कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ आपने जो स्टेप लिया उसे सुधार लीजिए। और मैंने ये बात आज तक पे आप वो इंटरव्यू देख लेंगे, मैंने बोला था, मैंने कहा इस सीट का तो इतना बुरा हश्र होगा आप देखिएगा। कह रहे और जीत गए। तो मैंने कहा अरे मैं हवा में थोड़ी ना, मैं प्रशांत किशोर थोड़ी ना हूँ कि एजेंडा लेके बैठूंगी और कहूंगी जी इस एजेंडे पे काम करो हम आपको जिता देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये, मैंने जब से राजनीति देखी है, आपने भी देखी है, कहाँ ऐसे कौन आता था ऐसे कि हम आपको बताएंगे आपको चुनाव कैसे जीतना। भाई जमीन पे काम करना होता है। अपनी पार्टी चला रहे हैं प्रशांत किशोर, अब देखते हैं बिहार की राजनीति में कहाँ तक कितना गुल खिलाते हैं वो। देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर है। कथनी और करनी का अंतर समझ में आता है। दूसरी ये बात, ये आपने तो राजनीति को इतने करीब से देखा है, बड़े बड़े नेताओं के बीच में हम बैठते हैं, हम अंदर बाहर सब बातें आप जानते हैं। बिल्कुल। आप खुद बताइए, कोई जमाना हाँ हुआ करते थे, आप जैसे पत्रकार, कोई आपसे हम सलाह मांग लें कि बताइए आदरणीय राजीव जी हमें ये काम करना है, हम ऐसे कर लें क्या। कई बार मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप कहते नहीं इसको ऐसा कर लो, वैसे में ये रहेगा और वैसे में, बाकी तुम्हारा अपना विवेक और बुद्धि है भाई, ठीक है, इतना बोला जाता है। अब ये नया इन्होंने निकाला कि जी आप हमें हायर कीजिए, हम आपकी पार्टी को जिताएंगे। और हमने इस चीज को भी समझा और हमने इस चीज को प्रतिभा मान के समझा। लेकिन आपने क्या किया, आप अपनी प्रतिभा बेचने लगे। आपने कहा इनको तो जिता लिया, ये तो हमें दे ही नहीं रहे कुछ जो हमें चाहिए था, हम तो मतलब से जुड़े हुए थे, तो अब आप हमें दे दो, हम इनको भी हरा देंगे। मजाक है क्या? आप सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जमीन पे चल के खुद पैदल की है, हजारों किलोमीटरों की। आपके मुंह चलाने से और आपके कहने से नहीं कर ली थी किसी ने, या जब आपने कुछ कहा होगा तब उसका अगर अनुकरण किया गया होगा तो काम तो किया गया होगा सीरियसनेस के साथ। नहीं तो अब आप जिता ले और खुद भी जीत जाए, बन जाइए मुख्यमंत्री, आ जाएंगे बधाई देने हम भी फूल का एक गुलदस्ता लेके। सही है। लेकिन अब जो चीजें हैं वो ये, तो हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, भाजपा में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर होती तो मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। मैं बहुत दिन से एक मुद्दा उठा रही हूँ शिवपुरी का। आदरणीय सिंधिया जी सांसद है वहां से, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उनके क्षेत्र में कुछ होता है, मुझे जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे उसमें जाना पड़ता है। वैसे मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन देखिए वैचारिक जब होगा तो शिवपुरी की घटना वो जिक्र करना चाहता था, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइए। मैं 2 मिनट में इसको आप कंक्लूड कर देती हूँ। देखिए सिंधिया जी के क्षेत्र है संसदीय, और भाजपा के वहां विधायक है, और वहां कई ओबीसी विधायक है। जिस जगह की घटना है वहां भी ओबीसी विधायक है, बगल की विधानसभा में भी ओबीसी विधायक है, हमारे भी विधायक वहां पर एक है। और वहां पर एक बच्ची का, दिव्यांग लोधी हिंदू बेटी, ओबीसी लड़की जो कि दिव्यांग है लेकिन मंदिर जाती थी रोज पूजा करने, और उसका बलात्कार किया मंदिर के महंत ने, जो बड़ा रसूखदार था, जिसके पीछे बड़े नेता और मैंने देखा वहां सब उनके पीछे पागल और दीवाने हुए फिरते थे। और वो महंत बलात्कार करता है ये कह के कि उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर एक बार नहीं बार बार बलात्कार उसका किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, 2-3 महीने बीत गए। मैंने एसपी से बात की, एसपी साहब कहते हैं जी एफआईआर जो है वो तो हो गई है, हम शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। फिर ढाक के 3 पात, उस बच्ची की डिलीवरी हो गई, उसने एक नाजायज शिशु को जन्म दे दिया। गरीब परिवार की बच्ची है, ना शासन ना प्रशासन किसी ने आर्थिक मदद नहीं की। निर्भया फंड में इतना बड़ा आपके पास कोष है, आप उससे कुछ नहीं तो 1 करोड़ रुपए आप दे दीजिए। मेरी मांग थी उसमें, मेरा यह था कि भाई 1 करोड़ रुपए कम से कम आप दे सकते हैं तो दीजिए उसको, लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं सुना। और मैंने कहा कम से कम 25 लाख तो अभी तुरंत उसको तत्काल, बिल्कुल गरीब परिवार है, अब बच्चे को जन्म दे दे कैसे भरण पोषण करेगी। लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी भी नहीं की। मैं शिवपुरी गई, मैंने धरना प्रदर्शन किया, और धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, आदरणीय जीतू पटवारी जी का, जिन्होंने मेरी बात को जब सुना तो तुरंत संज्ञान में लिया, एक्स पर पोस्ट डाला और जिला कांग्रेस कमेटी को तुरंत ये गाइडलाइन जारी की कि साधना भारती खुद धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा,
ये धरना प्रदर्शन। और साधना जी लीड करेंगी तो उनको बुलाइए और ये धरना प्रदर्शन कीजिए और डीएम को भी दीजिए, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन। भारतीय ओबीसी महासभा भी इसमें थी, SC ST ओबीसी की और भी महासभाएं थी, आम लोग भी थे और कांग्रेस की पूरी जिला कार्यकारिणी थी। जो विधायक हमारे कांग्रेस के वहां पर हैं, कुशवाहा जी, वो भी वहां मौजूद थे, पूर्व विधायक थे, NSY यूथ कांग्रेस थी। तो हमारी तरफ से हमने पूरी इसमें बातचीत और पूरा जोर लगा दिया। कुछ दिन बाद वहीं पे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ही मैंने एक कार्यक्रम किया और उसी के अवसर पर भाजपा के जो नेता हैं, जो मेरे समाज से भी आते हैं, उन लोगों ने लोधी समाज का एक कार्यक्रम समारोह आयोजित किया, लेकिन उसमें उस बेटी के लिए एक वर्ड तक शब्द नहीं बोला गया। मैं पूछना चाहती हूँ, सिंधिया जी कद्दावर केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे तो क्या गिरफ्तारी नहीं करवा सकते तत्काल? प्रज्वल रेवन्ना जब गिरफ्तार हो सकता है तो ये जो बाबा है बलात्कारी, ये क्यों नहीं हो सकता? और सनातन धर्म के वो रक्षक कहां छिपे हुए हैं, कहां मुंह बंद करके बैठे हैं, जो नफरत द्वेष घृणा फैलाने के नाम पे जाग जाते हैं और अब जाके सो गए हैं गहरी नींद में? आपको एक बलात्कार दिखता है कोलकाता का, देखिए बलात्कारों में कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और बच्ची जिंदा बच गई तो आप उसे छोड़ देंगे, कह रहे हैं तो बलात्कार हो गया बस। और बच्ची अगर गलती से मर्डर हो गया उसका, तो आप फिर कैंडल्स लेके बाहर निकल जाते हैं और 4 दिन तक ये जितने नेशनल न्यूज चैनल है इन्हें मिल रही है TRP, रोज डिबेट कराएंगे और रोज सबके इंटरव्यू लेंगे, आंसू दिखाएंगे, कैमरा फोकस करेंगे आंसुओं पर और दिखाएंगे। ये इनका काम रह गया है और मुद्दे की बात से गौड़ हो जाएंगे। शिवपुरी का मैटर आपने अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं सुना होगा। शिवपुरी में इतना बड़ा मसला हुआ कि एक मंदिर का मेहनती, पहला केस है क्या, बदायूं में जनवरी 2021 का शायद मामला है, बदायूं में एक मंदिर के पुजारी ने एक महिला का बलात्कार किया और उसको हत्या कर दी थी उसकी। और कठुआ के अंदर जो हुआ वो भी मंदिर की घटना थी। आप सनातन संस्कार और सभ्यताओं का संहार करते जाएंगे और अपने आप को सनातन के रक्षक बताते जाएंगे। आप अगर इतने बड़े सनातन के रक्षक है, सबसे पहला सवाल, शिवपुरी में वो बाबा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सत्तासीनों का संरक्षण प्राप्त है इसीलिए नहीं हुआ। नहीं तो आप बता दीजिए 9 महीना कितना बड़ा समय होता है? नवंबर 2023 में घटना घटित हुई और अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। नवंबर आ जाएगा अभी 2 महीने बाद, साल भर हो जाएगा। ये परिस्थितियां हैं और मैं इसको लेकर लड़ाई लड़ रही हूं और मैंने अपने समाज के नेताओं से भी कहा है, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ओबीसी के नाम पर जितने विधायक और सांसद जीतकर आ जाते हैं, ये शायद ओबीसी के नाम पर इन्हें जिताना आज गौरव का नहीं, शर्म का विषय बन गया है हमारे लिए। और जब मैं ये बात कहती हूं आप पहचान जाएंगे कि मैं जातिवादी नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए जातिवाद, मैं ये कह रही हूं कि जातीय न्याय दिलाइए, महिलाओं को न्याय दिलाइए। कुछ दिन से बड़े, मैं यूट्यूब पे, आप भी रील्स वगैरह देखते हैं, कुछ पंक्तियां मैंने सुनी है, एक लड़की ने बड़ी अच्छी पंक्ति बोली है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर पल पल क्यों नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चोला चूड़ी चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। तो हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तो अब तो स्वयं अपना चीर बचा लो, गोविंद कहां तक आएंगे? तो अब अगर गोविंद को आपको बनाना, खुद गोविंद बनना पड़ेगा, क्योंकि अब जिन्हें गोविंद बनना है, देखिए एक बहुत नॉर्मल सी बात है, राजनीति से परे मैं ये चीज कहूंगी, क्योंकि मैं आध्यात्मिक प्रवचन लगातार करती रही हूँ, सामाजिक कार्यों में रही हूँ, बहुत सारे केसेस मैंने अपने जीवन में बहुत छोटी सी उम्र में अनुभव के देखे अपनी आंख के सामने। मैं यही कहूंगी, एक और कविता थी, उसकी लाइन है ना कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरमंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। तो वो राम और वो श्याम जागने चाहिए, लेकिन यहां पर मोदी जी राम का नाम लेंगे तो आप देखिए ना, राम की जितनी जगह सब जगह से हार गए। अब जगन्नाथ का नाम लेते हैं, अब नहीं तो, जय जगन्नाथ करते हैं, जय श्री राम नहीं करते। तो फिर तो वही तो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, काम का नहीं, वही तो हो गया। पहले राम के नाम, अब आप बताओ, अयोध्या हार गए, अच्छा रामपुर भी हार गए, सीतापुर भी हार गए, कोप्पल भी हार गए, हनुमान जी की जो जन्म स्थली है, तो आप बचा ही कहाँ है फिर आपके पास? अब थोड़े दिन अभी एक नारा लगा रहे थे, वो भाजपा वाले बड़ा नारा लगा थे क्या कि काशी मथुरा बाकी है, अभी ये अयोध्या तो बस झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, अब ये नारा हम लगाएंगे कि अयोध्या तो बस झांकी है, अभी काशी और मथुरा भी बाकी है। तो अभी काशी भी जाएगा भाजपा के हाथ से और मथुरा भी जाएगा, जो इनका बड़ा गढ़ कहा जाता है। तो देखिए राजनीति का अब जो परिदृश्य है, मैं अंतिम एक बात कह के जरूर खत्म करूंगी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो आपने पूछा था ना कि आप क्या देखती हैं आज के दौर में बदलती हुई राजनीति में, पहला सवाल था आपका।
मैं उस पर वापस आके बस अंतिम में ये बात कहूंगी, सबसे बड़ा बदलाव देखा है मीडिया का बदलाव। मैं खुद जब पत्रकारिता में आई थी और मैंने जब पूछा था कि मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, दिमाग में तो था, लेकिन तब निर्णय किया, वो प्रिंस गड्ढे में गिरा था ना, तो वो सारे पत्रकार चले गए और मीडिया ने उसे ऐसा उठाया मामले को कि वो प्रिंस की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, वो गड्ढे से भी बाहर आ गया, उसका परिवार भी अच्छा हो गया। ये मीडिया की ताकत है। आप अंतिम व्यक्ति की बात को ऊपर वाले बैठे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं डायरेक्ट, और उसमें एक्शन स्वतः तुरंत हो जाता है, क्योंकि आपके पास कैमरे की ताकत है। आप जिस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके पास है, आप उसको पेश कर देंगे कहीं भी। और एक डर पत्रकार से, पत्रकार की आंख में नहीं देख सकता एक बेईमान आदमी, अगर ईमानदार पत्रकार है तो, नहीं तो फिर तो सब चलता है। तो वो जो मैंने बदलाव देखा, मैंने कहा भाई नेता क्या ताकतवर है। पहले मेरे सपना था मैं डॉक्टर, मेरे पापा साइंस साइड वाले रहे, तो मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर अपनी मैथ इतनी खराब थी और साइंस से भी कुछ ज़्यादा लगाव रहा नहीं, तो मैंने कहा भाई साइंस में भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती, बायो समझ आती है, लेकिन डॉक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। तो मैंने कहा अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो बचपन से सबसे कहती थी डॉक्टर बनूंगी, समाज सेवा करूंगी। फिर किसी ने कहा डॉक्टर क्यों बनना, आईएएस बनो, ब्यूरोक्रेट देश चलाते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं आईएएस बनूंगी और मैं देश की सेवा करूंगी। फिर लोगों ने कहा अरे नेता भी उनसे ऊपर होते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर आईएएस रहते हैं। फिर तो मैंने कहा नेतागिरी में तो मैं हुई। तो फिर मैंने कहा ऐसा क्या बना जाए नेता के भी ऊपर हो। मैंने कहा पत्रकार बनो, ये है सबसे बड़ी ताकत। तो वो मैंने पत्रकारिता का वहां से शुरू किया। लेकिन मुझे मैंने एडवर्टीजमेंट एजेंसी, वर्ल्ड की टॉप एडवर्टीजमेंट एजेंसी में मैं क्रिएटिव ट्रेनी रही, और मैं पत्रकारिता मैंने की है, आप जानते हैं। और मुझे एक पैशन भी बहुत है, और आज भी है। मैं ये चीज बोलती हूँ आपसे कि वो पैशन कभी नहीं, वो जो पत्रकारिता का अंदर है ना, एक कहते हैं एक रहता है थोड़ा सा कण, वो मेरे अंदर हमेशा है। मैं सवाल भी इसलिए ज्यादा पूछती हूँ, बात भी इसलिए ज्यादा करती हूँ, और आप मेरे से 2 घंटा और बात कर लेंगे तो मेरे पास बातें बताने के लिए बहुत है। 2 घंटा अगले एपिसोड में। जी, तो वैसा है। तो ये सच्चाई है, लेकिन वो अब बदल गया। अब मीडिया वो नहीं रही। अब लोग अगर किसी पत्रकार को आने से रोक रहे हैं ना, किसान आंदोलन में भगा दिया गया, नाम ले लेके चैनलों का। शाहीन बाग में ऐसा हुआ, कारण आप आंदोलनों को प्रायोजित बताने लगे। आप हर किसी की डंडी पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। एक अमेरिका, वो मैडम वो जो जिनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो बता रही हैं कि जी अमेरिका और वहां चाइना से था, उन्हें सब पता था। तो वो कर क्या रही थी, उन्होंने जाकर क्यों नहीं एजेंसीज को बता दिया? देशभक्ति ना भाई, आपको सब आजादी मिली थी, आजादी 2014 में भाई, 2014 में आप आजाद हो गई थी। अब 2014 के बाद आजाद होते ही आपको पूरा एजेंसीज का इनपुट आपको आने लग गया, तो आपने बताया क्यों नहीं? तो देखिए ये सब आज सबसे बड़ी जरूरत है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़ा रहे। और यूट्यूब पर जो पत्रकारिता का एक नया वो जागा कि चैनल, अच्छा मैं ये भी देख रही हूँ जिन्होंने चैनल छोड़े वो सब यूट्यूब पर आए उसके बाद। इसका मतलब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, ताकत बड़ी है। लेकिन मैं एक निवेदन बस यही करना चाहूंगी आपके इस डीबी लाइव के पॉडकास्ट के माध्यम से, जैसे आपने एक सौम्यता बना के रखी है ना डीबी लाइव में, एक सौम्यता है, एक सच्चाई है, एक कह लीजिए सुकून है। जब हम डिबेट्स आपकी सुनते हैं ना, जब आप बैठ के सवाल पूछते हैं, तो आप में तो सौम्यता अलग ही है। आपका तो मैंने व्यक्तिगत नेचर भी देखा है, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं और बड़े ही मुझे लगता है सहनशील भी हैं, जो जिन आप उससे गुजरते हैं और चीज़ों से लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि देखिए लड़ना हर किसी को पड़ता है, आप भी अपने दौर में एक लड़ाई लड़के यहाँ तक आए हैं। तो लेकिन आपने लड़ाइयों को ना अग्रेसिव होके नहीं, आपने बड़ी शालीना, आप पूरे मतलब महात्मा गांधी जी के प्योर, मुझे लगता है पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति अगर मैं कहूँ तो आप हैं। अहिंसा के पुजारी होते हैं आप, उन्हीं पद चिन्हों पर चले हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी सौम्यता को बरकरार रखा जाए, ये बहुत आवश्यक है। एक सुकून, आज हड़बड़ाहट बहुत है जीवन में, हम सुकून चाहते हैं और लोग डिबेट नहीं चाहते। अभी मैं डिबेट देख रही थी, वो जातिवाद की बात डिबेट्स में भी आ गई। अंजना ओम कश्यप जी ने पीछे से पूछ लिया भाई कितने जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा अब इसमें कितने ओबीसी SC ST हैं पहले ये भी पता किया जाए। तो पहले उतने लोग वहां बिठाइए। तो अंजना जी ने एकदम एग्जैक्ट में कोट करूंगी, उन्होंने कहा कि दुबे, त्रिवेदी और त्रिपाठियों को ही क्यों भेजा जाता है, ओबीसी को क्यों नहीं भेजा? तो मुझे लगता है ये प्रश्न तो है और मैं इसका समर्थन करती हूँ कि आप जब डिबेट्स ओबीसी हो रही हैं तो ओबीसी प्रवक्ताओं को भी भेजिए, और महिलाओं के मुद्दे पर है तो मुखर होकर बोलिए। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो पत्रकारिता रहे, और मैं चाहती हूँ कि डीबी लाइव जैसे ही सारे चैनल यूट्यूब के फॉलो करें डीबी लाइव को, कि सुकून, सौम्यता, शांति के साथ भी आप पत्रकारिता भी कर सकते हैं, सत्यता के साथ भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। मुझे लगता है डीबी लाइव से बहुत सीखने की आवश्यकता है, और आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट करना मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल। मैं अभी तो लेकिन देख रहा हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार फिर
आप बिल्कुल। आएँगी समय 100% निकालेंगी और इस पे बहुत बहुत कुछ हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास अनुभवों का खजाना है, इसलिए है क्योंकि एक लंबा वक्त सियासत में गुजरा है और अलग-अलग नेताओं से, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक जी, और दूसरे दलों के नेताओं से भी आपके संबंध रहे हैं। जी। चाहे वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र आप कर जी। ही रही थी, चाहे उधर अखिलेश यादव हों या कोई और हो, सब जी, मैं जानता सबसे। हूँ चूँकि जी। बहुत सारी चीज़ें, इसलिए भी बोल रहा हूँ। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया साधना जी, बहुत आपने बहुत वक्त निकाला इस धन्यवाद। जी। पॉडकास्ट के लिए। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत बेबाक हैं। आप देख ही रहे थे और जिस ढंग से अपनी बातों को रखती हैं और यही अंदाज इनका डिबेट्स में भी होता है और बड़े-बड़े पत्रकारों के छक्के छुड़ा देती हैं। कई डिबेट्स आपने देखे होंगे, लेकिन अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ एक दूसरी और इनके अनुभवों को समझने सीखने की ज़रूरत है, वही यहाँ कर रहे थे। तो एक अलग अंदाज, अलग तरह से अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग बातें पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं, डिबेट्स हैं, कार्यक्रम, परिचर्चा, चर्चा सारी चीज़ें होती हैं। उसके ज़रिए तो आप देश दुनिया की खबरें देखते ही रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत ध्यान से आपने एक लंबे इस पॉडकास्ट को देखा, सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।